अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका होस्ट सलमान मलिक असपर जावेद के साथ स्टडी सर्कल के वेबिनार की सीरीज़ में थर्ड एपिसोड में हम हाजिर हैं। हमारे गेस्ट हैं आज के डॉक्टर उमर कैसर साहब, जो कि बहुत लंबे अरसे से इंग्लैंड के अंदर मुकीम है और अपनी पीएचडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन से। इससे पहले इन्होंने एमएससी एडवांस मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी की और एमएससी एडेप्टिव फिजिकल थेरेपी की और इंजेक्शन थेरेपिस्ट भी हैं और सर्टिफाइड ऑक्यूपेंचरिस्ट भी हैं। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान लाहौर से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की गालिबन 2004 में, और उसके बाद से ये इंग्लैंड में मुकीम है। तो बहुत ही क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ और बहुत अच्छे प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ, क्योंकि जब ये किंग एडवर्ड में पढ़ते थे तो मैं इनसे 2 साल जूनियर होता था, तो हमने ये वार्ड में अपनी क्लिनिकल रोटेशंस करते थे और हम एज अ जूनियर इनको ऑब्जर्व करते थे। तो बहुत अच्छी क्लिनिकल स्किल्स, और उसके बाद भी जो भी क्लिनिकल स्किल्स ये सीखते रहे इंग्लैंड में। तो उसके बाद ये पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे तशरीफ़ लाते रहे और जो स्किल्स वहाँ से सीखते थे अपने जूनियर्स को भी वो स्किल्स जो हैं ये ट्रांसफ़र करते रहे मुख्तलिफ सर्टिफिकेट कोर्स की सूरत में। इंजेक्शन थेरेपी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई पाकिस्तान में पहली दफ़ा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, और मैनुअल थेरेपी और मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट तो हैं ही हैं। तो बाकायदगी से जब भी पाकिस्तान आते हैं तो किसी न किसी कोर्स के थ्रू नॉलेज शेयरिंग ज़रूर करते हैं। तो मैं अब हैंड ओवर करता हूँ उमर भाई को कि उमर भाई आप खुद भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सलमान। सब सुनने वालों को और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये जितना भी हम इस इवेंट की या इस जो गाइडेंस प्रोग्राम है उसकी हम हौसला अफजाई करें वो कम है, क्योंकि हमारा तो शुरू से ही पहले दिन से यही मोटिव था कि किसी तरह जो है हम वी हैव टू पे बैक टू आवर कम्युनिटी। और उस सिलसिले में जैसे सलमान ने बताया, फॉर द लास्ट जब भी पाकिस्तान चक्कर लगा, छोटा मोटा कुछ ना कुछ जो भी आगाही की जा सकती थी इल्म के मुतालिक वो हमने पाकिस्तान आके ज़रूर की। और मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला का काफ़ी एहसान है कि इस तरह के इवेंट्स अब हो रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। प्रीवियसली हमें याद पड़ता है कि जब हम ग्रेजुएट हुए थे उस ज़माने में ना ही कोई लिंक होता था। एक आध आपका कोई सीनियर फॉरेन अब्रॉड सेटल होता था और हाईली इम्पॉसिबल होता था कि आप उसको कम्युनिकेट कर सकें, उससे इन कांटेक्ट कर सकें। लेकिन हमें इस किस्म की काविशों का हमेशा हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं कि किस तरह किसी के रिस्क का वसीला आप बन सकते हैं। और वो भी इसमें अल्लाह ताला आपको भी अजर देता है। और मैं ख़ास तौर पे सलमान आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अपना टाइम वक्त और इम्पोर्टेंट एफर्ट लगा के इवन फाइनेंशियली आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस कॉज के लिए, तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और कबूल करे। जज़ाकल्लाह जी उमर भाई, आज के हमसे शुरू करते हैं कि जो हमारे टॉपिक्स आज के कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहले उसमें हमने लिखा हुआ है वर्किंग इन यूके, वेयर टू स्टार्ट। तो हम इसको सबसे पहले जो हमारे कंटेंट हैं जो हमारे पोस्टर्स में हैं हम उसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। उसके बाद जो ऑडियंस में से क्वेश्चंस होंगे हम वो शुरू कर देंगे। जी असबर, ठीक है इस तरह? जी सर, बिल्कुल। सही। तो अब इसमें जो है मेरे इल्म में है कि लास्ट वीक उमर भाई मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने किया वो तो एक किताबी सा इंट्रोडक्शन है,
जो पिछले 12-13 साल का आपका यूके का एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा आप वो क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो कागज़ों में नहीं लाई जाती, या जो भी है जो एक्सप्लेन बंदा खुद अपने आपको बेहतर तरीके से कर सकता है, ताकि हमारे ऑडियंस को पता लगे कि हमारे जो सीनियर हैं वो किस लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं, और उनके नक्शे कदम पे चलना है, तो वो चीज़ें भी पता लग जाएंगी थोड़ी सी। अब जैसे मैंने एक छोटी सी चीज़ इंजेक्शन थेरेपिस्ट का बता दिया, उसका थोड़ा सा स्कोप आप बता दें कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते इसमें, और एक्सटेंडेड। एज फार एज ये प्रैक्टिस जो यूके में कंसर्न है, तो यूके में फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने आप को ग्रो करने की। फॉर एग्जांपल जैसे ये सलमान ने बताया कि इंजेक्शन थेरेपी इज़ वन ऑफ देम। तो जो एडवांस क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने यूके का हेल्थ सिस्टम इन रिगार्ड्स टू फिजियोथेरेपी समझना है, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, और उसके बाद जो है जो ग्रेजुएट होता है वो इसी में विद इन 3 इयर्स रोटेशन वगैरह सारी अपनी कोर रोटेशंस करता है। और उसके बाद जो है फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे मुख्तलिफ समझ लें जैसे पाकिस्तान में पे के स्केल्स होते हैं, ग्रेड जिन्हें ग्रेड्स कहते हैं, 16, 17, 18 इस तरह का। तो यहाँ पे जो पे ग्रेड्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रेश इनटेक का बंदा होता है उसका अराउंड बैंड 5 से करता है। बैंड 4 वाला जो है बेंडिंग सिस्टम है, बैंड 4 वाला जो है वो थेरेपी असिस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल नॉट क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट उसको हम कह सकते हैं, या उसके पास प्रैक्टिस लाइसेंस नहीं होता। उसके बाद हमारे पास बेंडिंग आती है 5, 6, 7, 8, और फिर आगे 8 में जो है वो 8A, 8B और 8C तक बेंडिंग जाती है। तो मोस्टली जो क्लिनिकल रोल्स होते हैं वो 8A और 8B तक जाते हैं, उसके बाद आगे मैनेजमेंट के रोल्स आ जाते हैं 8C तक। तो जो एक्सपीरियंस जो है उसमें जो हम लोगों ने आके यहाँ पे स्टार्ट किया था, हमने एज अ बैंड 6 फिजियोथेरेपिस्ट स्टार्ट किया था मस्कुलोस्केलेटल आउट पेशेंट्स में। और दूसरी यहाँ पे बात एक और मैं बता दूं जो कि हमें बहुत ज़्यादा इनकाउंटर होती है, कि फिजियोथेरेपी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बेस्ड है। अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो रेस्पिरेटरी में है, तो आपके पास पूरा एक पाथवे है रेस्पिरेटरी में टू बिकम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। अगर हमारे पास एक पाथवे जो है मस्कुलोस्केलेटल का है, तो हमारे पास पूरा पाथवे है टू टू डेवलप योरसेल्फ। अब ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं इंजेक्शन थेरेपी, प्रिस्क्राइबिंग और और दूसरी टेक्निक्स वगैरह, ये मस्कुलोस्केलेटल के पाथवे में आती हैं। तो जो है हमने स्टार्ट किया एज ए बैंड 6 फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद आपने सिस्टम को अंडरस्टैंड किया कि सिस्टम में वर्क किस तरह करना है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट किया था विदाउट एनी गाइडेंस, और ना कोई हमें पहले जिसे कहते हैं कि जी बिल्कुल। प्री रेक्विजिट्स जिसे कहते हैं, वो हमें पता था कि ये हमें पता था एचसीपीसी ने अपने वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि जी ABC उनको दे दें, और ABC आप उनको भेज देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो हुआ ओवर द इयर्स, ये हुआ। मैं हाईली ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि चंद हमारे साथियों ने इस प्रोसेस को काफी इजी समझना शुरू कर दिया। लेकिन इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रजिस्टर्ड होकर हॉस्पिटल में या इन्वायरमेंट में जाते हो, तो वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नहीं पता होती, जो कि इस सिस्टम की चीज़ें हैं दैट विल हेल्प यू टू फंक्शन एज यू प्रोग्रेस ऑन। तो इस तरह फिर हमने डिफरेंट पोजीशंस पे करते हुए, करंटली जो है मेरी बैंड 8A की पोजीशन है और एक जगह 8B की पोजीशन है। तो हम माशाल्लाह, अब जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो हैं एज ए एम्प्लॉयर जो है वो लाइक पहली मेरे ख्याल से कोई पाकिस्तानी कंपनी होगी मेरी लिमिटेड नॉलेज में जो वर्क परमिट प्रोवाइड कर रही है। अभी रिसेंटली हमने होम ऑफिस से अपनी कंपनी के लिए वर्क परमिट्स की एप्लीकेशन सक्सेसफुली क्लियर करवाई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ग्रेट इस अचीवमेंट। इससे इससे देखें, शुरू में मोटिव हमारा ये था
कि किसी तरह हम हेल्प आउट कर दें सिस्टम में, जो हमारे रेगुलरली ईयरली जो हैं 3-4 हज़ार बंदा ग्रेजुएट होके मुख्तलिफ कॉलेजों से अप एंड डाउन द कंट्री आ रहा है। फिर बीच में अल्लाह ताला ने हालात इस तरह के बना दिए कि we went into a position to offer work permits. Like there are few people who get work permits while sitting in Karachi, and they've been invited from there to come and work in UK. तो वो उनकी खुश नसीबी है, उनका रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमने कोशिश की कि क्यों ना हम भी इस तरह का कुछ करें। फिर अल्लाह ताला ने बरकत डाली और आज जो है हम इस पोजीशन में हैं कि वी वर्क as well as we provide employment to our fellow colleagues। और अभी recently हमने at a time हमारे पास 6 से 8 पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड बैकग्राउंड के बंदे जो हैं वो हमारे साथ वर्क कर। जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट अचीवमेंट जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम करते हैं जी वर्किंग इन यूके एंड वेयर टू स्टार्ट। सही, जैसे मैंने कहा कि जी जो है यूके में हमारे पास जो वर्क रिक्वायरमेंट है, एक मिनट मुझे ना, ये जरा मैं डिस्कनेक्ट करके इसकी बैटरी को कनेक्ट करूं जरा, एक मिनट मुझे कोई मसला नहीं। इतनी देर मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वेबिनार को जो है वो शेयर कर लें अपनी प्रोफाइल्स पे, क्योंकि ये एक जो सिलसिला है हमारा स्टडी सर्कल के प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस का जनरल पब्लिक के लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि ये मैक्सिमम जिसको इसका बेनिफिट हो सके, जिन जिन लोगों को अभी हमारे पेज की अवेयरनेस नहीं है और हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इसकी अवेयरनेस नहीं है, उन तक ये प्रोजेक्ट की अवेयरनेस चली जाए। और मैं इस दौरान आप लोगों को बताऊं कि हमारा नेक्स्ट जो बड़ा हॉट वेबिनार आ रहा है कनाडा के हवाले से नेक्स्ट संडे, जिसमें फिजियोथेरेपी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के बारे में A to Z गाइडलाइंस दी जाएगी। इसमें डॉक्टर खिज़र ख़यात और अलीम अज़हर जो हैं ये 2 हमारे एक्सपर्ट होंगे, और इसमें डिटेल प्रोसीजर होगा एवेल्यूएशन का, एलिजिबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम का, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट का, डेफिशिएंसीज और उसके हल जो है सॉल्यूशंस क्या हैं, रिटन एग्ज़ाम के बारे में और क्लिनिकल एग्ज़ाम के बारे में सारा बताया जाएगा। फिर एक यहाँ पे एवेल्यूएशन के लिए कोर्स करना ज़रूरी है कैनेडियन हेल्थ केयर सिस्टम को समझने के लिए उस एग्ज़ाम के बारे में। तो ये एक काफ़ी हमारा यू क्या ओवरलोडेड किस्म का वेबिनार है नेक्स्ट कनाडा के हवाले से। और ऑडियंस को ये भी बताता चलूँ कि कनाडा ने कोविड की वजह से इस टाइम रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपको अलाउ किया अपने मुल्क में बैठ के, अगर आपकी वैल्यूएशन हुई हुई है तो आप पाकिस्तान में बैठ के भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस हवाले से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। चले उमर भाई आ गए दोबारा, उमर भाई करें कंटिन्यू करें जी। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलें जी, अब जो मेन जो टॉपिक है हमारा के वर्किंग इन यूके, तो जैसे हमने पिछले वेबिनार में भी ये डिस्कस किया था कि जो यूके में वर्क करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ का प्रैक्टिस लाइसेंस है, जैसे बाकी डेवलप कंट्रीज में प्रैक्टिस लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। अब जो है यूके का प्रैक्टिस लाइसेंस इज फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशन। अब जो प्रीवियस एजुकेशन है उसमें आपकी बीएससी अगर है 3 साल 4 साल, या अगर आपके पास डीपीटी की जो डिग्री है, और या अगर आपने बीच में ट्रांजिशन डीपीटी किया है, तो उसमें सिंपल प्रोसेस तो काफ़ी आसान है। उसमें आपने अपनी तमाम जो एकेडमिक्स है, जो मैं हर किसी को बताता हूँ कि आप अपनी तमाम एकेडमिक्स के जितने भी कोर्स कंटेंट्स, उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करें। म्यू हॉस्पिटल में लाहौर में हमारे इरफान भाई हैं, उनके पास जाएं, वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे और आपकी सारी अटेस्टेशन कर देंगे। इसी तरह हर इंस्टीट्यूट में कोई एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, वो आपको सारे आपके सर्टिफाइड जो कंटेंट्स हैं वो करके आपको दे देगा। और आपने सिंपल एक आसान सा ऑनलाइन फॉर्म है HCPC का, और उसको आपने भर के अपनी सारी एप्लीकेशन अलोंग विद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो लगा के आपने उसको भेज देनी है।
तो जो डिफरेंस यहाँ पे है बाकी कंट्रीज से यूके में, कि यूके में कोई प्रैक्टिस एग्जाम या रिटन टेस्ट वगैरह नहीं है। तो काफी लोग इसको प्रेफर करते हैं कि जी उन्होंने ऑलरेडी 3 साल 4 साल 5 साल सारा और क्लिनिकल एक्सपीरियंस उनके पास होता है, तो वो कहते हैं कि जी बजाय हम दोबारा एक पाथवे पे चढ़ें जिसमें हम रिटन एग्जाम दें फिर प्रैक्टिकल एग्जाम दें, तो दे प्रिफर टू कम टू यूके। और दूसरा, पाकिस्तान से थोड़ा करीब भी कंसीडर किया जाता है बनिस्बत हमारी अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। और एशियन पॉपुलेशन यहाँ पे कुछ अच्छी वाइड स्प्रेड आपको कह लें 1940s से 50s से जो है इमिग्रेंट्स जो हैं वो यूके वगैरह अंग्रेज सरकार की बदौलत यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। तो इट्स अ गुड वर्किंग इन यूके में। मैं यही कहूंगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आती हैं कि जी हमने ये डीपीटी की है, हमने बीएसपीटी की है, तो हम जो है एचसीपीसी अप्लाई कर लें, जो मोस्ट कॉमन सवाल होता है उसमें। उसमें बस आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट करके एटलीस्ट आपके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि दैट विल हेल्प यू। क्योंकि अब इसमें जरूरी ये इसलिए है 1 से 2 साल का, कि इसमें आपने देखना है कि आपकी फ्यूचर इंटेंशंस क्या है। एक बंदा कहता है कि जी मैंने आना है, आई जस्ट वांट टू कम एंड लर्न एंड देन गो बैक, उसके लिए तो कोई मसला ही नहीं है। ही जस्ट और शी जस्ट कम, गेट द स्टडीज डन एंड देन गो। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एक्सपीरियंस पे इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करती हैं। अगर आप उनको अपनी क्लिनिकल रोटेशंस वगैरह दिखाएं तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द एडमिशन। एट द एंड ऑफ द डे दे वांट टू चार्ज यू फॉर अ सर्विस, who and anyone can buy that service, so that's a completely different topic. For work, अगर कोई आके कहता है कि जी नहीं मैंने तो अपनी नई राहें और नई जिंदगी यहाँ पे शुरू करनी है, तो देन इट्स इम्पोर्टेंट दैट एटलीस्ट यू हैव सम एक्सपीरियंस इन योर बैकग्राउंड। अब हमारे साथ मसला ये होता है कि यहाँ पे अजबर को इस बात का इल्म है कि हमारे पास यहाँ पे एक यूके फैमिली सॉर्ट ऑफ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें जितने भी हम नॉन पाकिस्तान बैकग्राउंड के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वी हैव लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप। और उसमें हम जो हैं एक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, कांटेक्ट और गाइड करते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें जो है गाइडेंस मिलती रहती है। तो वो जो कहने की बात यहाँ पे ये है कि यू शुड हैव सम वर्क एक्सपीरियंस एज वेल एज एचसीपीसी टू गेट ऑन टू द बोर्ड टू कम एंड वर्क इन अ यूके। Most importantly, you apply for your HCPC back in Pakistan, not while coming here. Most of the time, हमारा जो most common route है, people do come on a student visa, they complete their study, and then they start applying for HCPC. That will easily take 6 to 8 months. Though sometimes it can be more hectic. बिल्कुल। इसमें क्योंकि उन्होंने साथ साथ पढ़ना भी होता है और कमाना भी होता है, कमाने की टेंशन भी होती है। तो अच्छा जी, अब इसमें अगला जो हमारा स्टेप है वो है रिक्वायरमेंट और एम आई एलिजिबल। ये जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं एज सच वर्किंग इन यूके की, जो ब्रॉडली स्पीकिंग मैं आपको एज ए टू इसमें आपको मैं कैटेगराइज करता हूँ। एक, आपने आके पढ़ना है और जॉब ढूंढनी है, ठीक है। उसके लिए रिक्वायरमेंट आपकी सिंपल यही है कि यू हैव सम क्वालिफिकेशन इन फिजियोथेरेपी। परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं कि आपका 3 साल कोर्स है, 4 साल कोर्स है या आपका 5 साल कोर्स है। ऑल विल बी इंटाइटल्ड इक्वली। जैसे जो है एक हवा बना दी जाती है कि जी 4 साल की डिग्री चलेगी, 3 साल की चलेगी। वी हैव सीन केसेस इन विच वी हैव यूज a 3 year program with 1 year deficiency, जो कि कराची में किसी जमाने में होती थी। We have seen 4 years physiotherapy program to be getting qualified for the license, and we have seen DPT to be getting qualified for the license. लेकिन अगेन ऑन द सेम साइड, वर्स कम वर्स, हमने 3 साल की भी रिजेक्शन होती देखी है, 4 साल की भी रिजेक्शन होती देखी है HCPC, और इवन के DPT प्रोग्राम भी बहुत हाईली जो UHS का प्रोग्राम है वो
रिजेक्ट होता हुआ हमने देखा है, हमने उसकी डेफिशिएंसीज उस प्रोग्राम में भी निकलती देखी है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यू ट्राई योर बेस्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीवन विल गेट थ्रू, समटाइम्स पीपल डू हैव टू स्ट्रगल। तो उसमें जो है ये आप इम्पोर्टेंट बस मेक श्योर करें कि एज सुन एज यू डिसाइडेड कि ठीक है अब मैंने जो है यूके में अपना कैरियर परस्यू करना है, तो देन स्टार्ट वर्किंग ऑन एचसीपीसी, आइल्स और टोफल वगैरह आप दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंट्री में हैं। एंड दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट टू कम टू और टू अप्लाई फॉर एचसीपीसी बेसिकली। क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है एचसीपीसी के लिए? इसमें जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो मेरे ख्याल से बैंड 7 है, बैंडिंग आइल्स की होती है 7, और नो लेस देन 6.5 है, जहां तक 6.5। तो अजबर यही है मेरे ख्याल से, जी अगर जी सर, आपको यही ये है यही ओवरऑल है आपका 7 बैंड होना चाहिए 7 और एंड कोई सही है। किसी भी कंपोनेंट में 6.5 से कम नहीं होना और चाहिए। ये असबर जो है ये एकेडमिक्स में है या जर्नल में होगा? किसी में सर भी हो दोनों सकता है, एक्सेप्टेड है, दोनों दोनों एक्सेप्टेबल, चलें, ग्रेट। किसी में। अच्छा, लेकिन उमर भाई अभी इसमें इसमें सलमान मैं रेकमेंड यही करूंगा कि अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ रहे हैं तो यू शुड प्रिफर समथिंग दैट विल हेल्प यू फॉर अ लॉन्ग रन। तो उसमें मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ एकेडमिक, कि उसमें एकेडमिक्स में ये होता है कि आपको आगे इन फ्यूचर फर्दर क्वालिफिकेशंस और फर्दर अगर आपका कोई सिलसिला बनता है एजुकेशन का, जैसे अब कई कई बच्चे हमारे पास आए हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं करनी थी, फॉर एग्जांपल दे बीन वेल सेटल्ड है उनका, लेकिन क्योंकि उनको आगे अब रोल्स इस तरह आ रहे हैं, यू हैव टू गो बैक टू यूनिवर्सिटी, तो वहां पे वो हर चीज हेल्प करती है। तो ऑलवेज ऑलवेज प्रिफर द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, नेवर नेवर सेटल फॉर द मिनिमम। आपने एक मेरे ख्याल से फीस में भी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों नहीं, की, सेम ही है, सेम ही है जी। सेम फीस सेम है। ही है। और और सर इसमें एकेडमिक में आप एक ऑलरेडी जो है इतना ज्यादा 3 साल 4 साल 5 साल डिग्री आपने इंग्लिश में की होती है, तो इट्स बेस्ट टू गो फॉर एकेडमिक। असल में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि हमारे पास जो मोस्टली इंक्वायरीज आती हैं वो जब यूके का पूछती हैं तो पैरेलल में ही कनाडा का भी पूछ रहे होते हैं। अब इसमें क्यों कनाडा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, आपने इमिग्रेशन के तकरीबन 120 पाथवेज हैं कनाडा के लिए। अब उनमें से किसी में भी आइल्स एकेडमिक्स एक्सेप्टेबल नहीं है और स्टूडेंट वीज़े के लिए आइल्स जनरल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये बड़ी यहाँ पे कनाडा के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, इसलिए मैंने ये किया ताकि ऑडियंस को पता लग जाए। उमर भाई, आपने जिन डेफिशिएंसीज का जिक्र किया है इनकी क्या रीजंस है? नंबर वन, अगर रीजंस को हम नहीं भी अभी डिस्कस करते तो क्या उन रीजंस के बावजूद कोई सॉल्यूशन है उन डेफिशिएंसीज का? यार मोस्ट ऑफ द टाइम जो एचसीपीसी अपनी ऑब्जर्वेशन देता है वो ये देता है कि जी आपका जो जो डिग्री प्रोग्राम है वो ब्रॉडली वो ये कहते हैं कि वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करता। और दूसरा वो कहते हैं कि जी चलें कई प्रोग्राम्स में मॉड्यूल्स उन्होंने लगा दिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, लेकिन वो किस तरह क्लिनिकली उसको रिफ्लेक्ट करता है वो चीज मिसिंग होती है। द लिंक बिटवीन द एकेडमिक्स एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस वो हमारे अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई जब हमारा कोर्स करिकुलम डिजाइन हुआ डिजाइन था। किया गया, हाँ, करी गया कॉपी पेस्ट में मसला आया। वो तो सर इस ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन तो कॉपी पेस्ट ही करनी है ना, वो तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट एकेडमिक्स इनटू क्लिनिकल वो लिंक मिसिंग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई बच्चा फंसता है तो वो इसी में फंसता है कि वो कहते हैं वो 4 5 उनकी मशहूर जमाना शिकें हैं कि जी आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है, कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हाउ यू इम्प्लीमेंटेड व्हाट यू हैव लर्न इन अ क्लिनिकल प्रैक्टिस। हाँ, नहीं, मैंने तीसरा जो कॉपी पेस्ट का लफ्ज किया ना वो इसी के लिए कि सीखा कुछ है और वहाँ क्लिनिकल साइड पे पेस्ट नहीं हुआ। यस बिल्कुल सर इसमें कहा जा सकता। सर इसमें जी। मेरी तो बड़ी लिमिटेड से अंडरस्टैंडिंग है। एक तो पर्सनली मेरी ही अपनी रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था वो ये था कि केई का जो सिलेबस है उसमें जो रेफरेंस बुक्स दी हुई है ना वो आउटडेटेड है, कि जो कोर्सेज के लिए यूज की हुई हैं, कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म में ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट किया था,
तो उन्होंने कहा कि जो रेफरेंस बुक्स आपने वहाँ लिखी हुई हैं वो ऑब्सोलीट हो गई हुई हैं। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के लेवल पे भी थोड़ा सा ये काम करने वाला। तो दूसरी हम्म इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि मतलब मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई थी मेरे वाले में, उसने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाई थी, लेकिन मेरे साथ ही मेरे क्लास फेलोज जो हैं उनको क्लास फेलोज जूनियर्स सिमिलर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, लेकिन उनको जो है वो एज सच कोई डेफिशिएंसी वगैरह नहीं लगी, उनका स्ट्रेट वे रजिस्ट्रेशन हो गई थी। तो अच्छा, ये ऐसे है कि मेरा सवाल यही होने लगा था, नेक्स्ट सवाल, कि एक ही कोर्स के अंदर कभी डिफरेंट ओपिनियंस आई हैं कि नहीं आई? जी बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है, ये अजबर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि असल में ना कोर्स जो जो एप्लीकेशन एवेल्युएटर है ना उस पर डिपेंड करता है जी कि वो कितना इन डेप्थ जाता है। और समटाइम्स एज एज ए सेड, मुझे याद है कि 2004 में हमारे यहाँ पे सीनियर होते हैं मोहम्मद आतिफ चिश्ती, उनके साथ जी मैं गुरकी हॉस्पिटल में जॉब करता था। तो हमने जो है गुरकी हॉस्पिटल में बैठ के एप्लीकेशन भरी, जिसमें हमारी सीनियर एक होती होती हैं बीनिस जमान, उनकी हमने गाइडेंस ली। और जो है वहां पे हमने एप्लीकेशन भरी, और एग्जैक्टली आप कह लें कार्बन कॉपी, बस वो बीच में वो फिल्टर नहीं लगाया हमने, और नाम चेंज किया मोहम्मद आतिफ चिश्ती और उमर कैसर शेख। और इवन के हमारी जो सीनियर हैं बिनिश जमान, उन्हीं से हमने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सारी उनकी गाइडेंस से हमने उसको भरा। एग्जैक्टली जहाँ पे इज आ रहा था, कॉमा आ रहा था, वो भी सेम था। और हम मियो हॉस्पिटल के ग्रेजुएट थे, तो हाँ, चार दोनों यही साल थी। की डिग्री भी एग्जैक्टली सेम थी। और इवन के मैंने दोनों पोस्ट भी टीसीएस से की थी ताकि कोई फर्क ना रहे। दोनों दोनों लिफाफे टीसीएस से उनके पास पहुंचे, तो आतिफ भाई की अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट गो में हो गई। और मुझे जो है उन्होंने एक अच्छा खासा लंबा, जैसे अजबर बता रहा है जी कि उन्होंने एक लेटर भेज दिया कि जी आप तो जरा आए ना इधर साइड पे, जिस तरह एयरपोर्ट पे वो नहीं कहते कि जी यू हाँ। हैव बीन प्रिविलेज टू बी सिलेक्टेड फॉर रैंडम चेकिंग। जस्ट जस्ट रैंडमली। रैंडमली। लेकिन वो बस यही बेसिक डेफिशिएंसी यही है कि जी आपने जो किया है उसको। और जहां तक अजबर आपने ये सवाल उठाया कि आउटडेटेड बुक्स का, अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले ने, हमारे जैसे ये इरफान अली हैं म्यू न्यू हॉस्पिटल हॉस्पिटल में। में, उन्होंने एक कंटेंट दिया, उसमें अपडेटेड बुक्स ऑफ लिस्ट है। तो मेरे ख्याल से ये जो हवा है तब्दीली की, वहां पे पहुंच चुकी है, दे हाँ स्टार्टेड टू जी गिव आउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपके की पर्सन्स हैं, जो की पर्सन, जैसे अब इरफान अली जो है, सलमान आप बताएंगे कितने अरसे से वहां पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन में। और ही हैज ए वेल्थ ऑफ नॉलेज टू हाँ, गिव यू द लोकल गाइडेंस। अब सही बात है। मेरे जेहन में ये रिकमेंडेड बुक्स वगैरह की लिस्ट नहीं थी, लेकिन अब वो जब मैंने एक अपने क्लास फेलो को रेफर किया, तो उनसे मुझे पता चला कि जी दे डिसाइडेड टू गिव आउट समथिंग एक्स्ट्रा टुवर्ड्स, व्हिच इज अ वेरी अप्रिशिएटिंग थिंग। हमें काफी खुशी होती है। हम उमर भाई, इसके ऊपर एक हमने पूरा कंटेंट सोचा हुआ है कि वेरी नियर फ्यूचर में हम एक वेबिनार इस टॉपिक पे करेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स को जो फेस करना पड़ता है हर्डल्स फैकल्टी की तरफ से और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। मसलन जो जीपीए दिया जाता है आपके सामने, आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, आपके पास जो जीपीए के साथ स्टूडेंट्स आता है, और जब हमारा बच्चा दाखला लेने जाता है, स्पेशली सही। पब्लिक सेक्टर का, किंग एडवर्ड का हो गया, यूएचएस का हो गया, जिनको 100 में से 60 नंबर मिलते हैं तो वो छलांगे लगाते हैं कि भाई बहुत जबरदस्त नंबर आ गए, बहुत जबरदस्त नंबर आ गए। और वो हम्म होते भी हैं, वो मेहनती होते हैं, वो एक 1100 में से एक एक हजार नंबर लेकर आए होते हैं। लेकिन जब वो इंटरनेशनल मार्केट में आते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा मसला शुरू हो जाता है उनके साथ। उनको यानी कनाडा के अंदर तो दाखला ही नहीं मिलता 70% से कम के ऊपर, तो वो तो कहते हैं ये लाइन है, ये बाहर चले जाए यहीं से, ठीक है ना। और फिर इसके हम्म। अलावा एक बहुत बड़ा हर्डल जो हमें आता है वो रेफरेंस लेटर इशू ना करने पे आता है। मैं ऐसे ऐसे सही। स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से पूछा कि सर हम आपका रेफरेंस ईमेल दे दें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे दें।
और जब रेफरेंस मांगा गया 3-3 रिमाइंडर्स के बाद लास्ट में उनको स्टूडेंट को फाइनल वार्निंग करके यानी उनका एडमिशन भी डेफर कर दिया गया कि आपका एडमिशन कैंसिल हो रहा है क्योंकि आपका रेफरेंस नहीं आया। तो ये थोड़ा सा एटीट्यूड मेरा ख्याल है हमारे एकेडमिक्स के जितने भी कुलीग्स हैं उनको भी इस पे फोकस करना चाहिए कि किसी बच्चे का बल्कि किसी खानदान का पूरा फ्यूचर जो है वो आपको अगर अल्लाह ताला ने ये इख्तियारात दिए हैं कि वो आपके हाथ में है तो मेरा ख्याल है उस हाथ को खुला रखना चाहिए और स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा यानी नाइसली बिहेव करना चाहिए। मुझे बड़ी एक जुमला याद आता है, राशिद हफीज साहब हमारे पहले बैच था जिसको पढ़ाया था, तो हमने बड़ी उनकी क्योंकि एज अ सीनियर उनकी लाइफ भी देखी थी क्योंकि हम जूनियर थे, तो हमने बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको वेलकम किया और रिस्पेक्ट दी। तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे आज तक वो बात भूलती नहीं है कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं 3 साल के बाद आप मेरी जगह पे आ जाएंगे और मेरे कुलीग बन जाएंगे। और ये हम देख रहे हैं पिछले 15 साल से, तो प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं। जो अभी असबर मेरा स्टूडेंट होता था, आज ये यानी कि मैंने कभी किसी को नहीं कहा हम कुलीग है, कोई मसला नहीं है, हमारा कुलीग है, फख्र महसूस होता है हमें, ठीक है ना। इसी तरह ये उमर भाई हैं, उमर भाई से हमने बहुत कुछ सीखा वो वार्ड के अंदर, तो हमारे टीचर्स की तरह इंग्लैंड ना जाते तो ये भी आज स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में पढ़ा रहे होते। तो सही बात है, सही बात है। ये काफी गहरी बात है कि आपने ये ज़हन में रखना है कि यू आर रिप्लेसेबल एट द एंड ऑफ द डे, कि आप जिस पोस्ट पोजीशन रतबे उस पे हो, तो यू हैव टू लुक आउट फॉर द अदर्स विद इन योर कैपेसिटी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा उमर भाई, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड वेयर टू लुक फॉर द जॉब्स इन द यूके। Physiotherapy at the moment is in a highly skilled deficient profession. एट द मोमेंट जो यूके में जो इमिग्रेशन के लिए जो प्रोफेशंस हैं, जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट, शायद आपको पता हो, एक लिस्ट हर कंट्री निकालता है कि कौन कौन सी उनको ऑक्यूपेशन जो है वो चाहिए। यूके फॉर लास्ट फ्यू इयर्स और रिसेंटली जो है वो उस लिस्ट में है, जिसका मतलब ये है कि हमें कोई मार्केट का लेबर टेस्ट एक चीज होती थी कि अगर किसी को इमिग्रेशन के बारे में, कि आपने फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर द लोकल पर्सन एंड देन यू हैव टू अप्लाई। अगर वो अनसक्सेसफुल होता है तो देन इन समरी यू हैव टू गो आउटसाइड द यूके। अब वो जो यूके लेबर टेस्ट जो है उसकी जरूरत नहीं है फिजियोथेरेपी की। हाईली डेफिशिएंट प्रोफेशन है एट द मोमेंट, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल, ट्रिमेंडस अमाउंट। आपकी सोच होगी इवन के अगर आप के पास एक्सपीरियंस लिमिटेड है तो आपके पास इतनी ज्यादा डेवलपिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे अब हमारी कंपनी में हमने एक डेवलपिंग पोस्ट रखी है एडवांस फिजियोथेरेपी ग्रुप में। उसमें हम ये करते हैं कि ओके आपके पास इतने मिनिमम, हम उसको असेस करते हैं और फिर देन वी डेवलप दैट पर्सन टुवर्ड्स फर्दर रोल्स फॉर फ्यूचर। यानी जो है आप आए, सीखें, सिस्टम लर्न करें हमारे साथ, you get used to the system, and then if you want to continue, that's perfect, you will be progress towards appropriate bending, or otherwise then you want to work elsewhere, you can also work elsewhere. तो job opportunities जो है where to look for is very important. यूके की तमाम जॉब्स जो है, एक वेबसाइट है NHS जॉब्स, तमाम सरकारी, नीम सरकारी और गैर सरकारी जो जॉब्स हैं वो सारी उसके ऊपर वहां पे जाती हैं। तो आपको ये कहीं भी कोई भी वेबसाइट जो लिंक्डइन जो कि एक अच्छी मतलब सोर्स है गेटिंग इंफॉर्मेशन, लेकिन जो ऑफिशियल जो वेबसाइट जो है जहाँ पे कोई फ्रॉड फ्रूट का चक्कर नहीं हो सकता, वो है NHS जॉब्स। सिंपल आप गूगल करें, NHS जॉब्स करें, जिस इलाके में आपने अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, देन यू जस्ट पिक अप दैट एरिया। और मैं तो रेकमेंड ये करूंगा कि जो आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, जो आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस है, यू गो फॉर बैंड 6, डू नॉट सेटल लेस देन बैंड 6। अगर आप बैंड 5 जो कि एक स्टार्टिंग पोस्ट है फिजियोथेरेपी की, उस पर सेटल हो जाते हैं, देन यू एंड अप इन इनवाइटिंग क्वाइट अननोन प्रॉब्लम्स टू योर लाइफ। इसमें सर अननोन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें।
क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका नहीं पता। देखें हाँ, एक कंप्रोमाइज, तो मजबूरी, क्योंकि ऑब्वियसली हालात से मजबूरी के तहत कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखें सीधी सी बात है, इसमें अभी जो इसमें जो फाइनेंशियल। है ना जो मेन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो अपनी अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, जो आपकी, आप एक अपने इंस्टीट्यूट, एक अपनी यूनिवर्सिटी और एक अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, then you ended up settling on something that is not appropriate for you. एक एक फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट होती है, जॉब रिक्वायरमेंट बैंड 5 की होती है कि जी आप फ्रेशली ग्रेजुएट हो, आपके पास 0 years ऑफ एक्सपीरियंस हो, एंड देन यू एंडेड अप डूइंग दैट जॉब, यू डोंट नो द सिस्टम, यू डोंट नो द फिजियोथेरेपी। हमारे साथ मसला ये है कि हमारे चंद साहिब जो हैं वो कहते हैं कि यार जो भी लफ्ज है पढ़ लो। तो that's a very bad approach, I must say that's a very bad approach. You shouldn't settle for less. आपका वक्त आएगा, आपका रिस्क, जैसे कि मशहूर हदीस है कि आपका रिस्क और आपका मौत का मिकदार या मौत का टाइम लिखा हुआ है। यू कांट गो बियॉन्ड दैट। तो अगर आपका बैंड 5 में है तो देन बैंड 5 ही सही है। अगर आपने जो है एक सीनियर रिस्पेक्टेबल एक्सपीरियंस physiotherapist to represent your country, represent your institution, and you should have a confidence to do that, then that's a very, very important point to look for. सर इसमें ये प्रेस मतलब डेंजरस इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ना कि अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे एक रोल आपका, से फॉर एग्जांपल 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, आपने एमएससी कर लिया है, आप पाकिस्तान से आए हैं, अगर आप बैंड 5 का रोल एक्सेप्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली उससे नुकसान जो है वो ये होगा कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं वो, उनको पता लग जाएगा कि हम सस्ते में भी बंदा जो है वो पकड़ सकते हैं। और दूसरा देखें, अगर आप अपने आप को कॉम्पिटेंट ही नहीं समझ रहे कि आप क्लिनिकली या एकेडमिकली एक हायर, जो कि आप, अगर आपने मास्टर्स कर दिया, यू शुड बी क्वालिफाइंग फॉर बैंड 6 रोल। इसका मतलब ये होता है, इन अदर वर्ड्स, जब हम एम्प्लॉयर, एज एन एम्प्लॉयर अगर मैं इस बात को देखूं तो मैं कहता हूं कि यार ये बच्चे में, ये बंदे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो, उसने इतना लाखों रुपया खर्च करके अपनी तालीम पे, ही स्टिल थिंक्स कि वो जो है उस चीज के कैपेबल नहीं है। और यहाँ उसकी जो हम कहते हैं ना कम्पिटेंसीज, वो इतनी नहीं है। फिर जो है ना, फिर जब एम्प्लॉयर देखता है कि जी यू हैव ए हायर एकेडमिक और एक्सपीरियंस एंड यू सेटल फॉर द लेस, फिर वो कहता है कि नहीं यार आप में कोई मसला है, एंड देन यू एंड अप लूजिंग योर कम्पिटेंसीज। इसमें अब मैं एक बहुत अंदर का सवाल करने लगा हूँ। क्या हमारा अगर 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ बंदा पाकिस्तान से आता है और अपने आइडियल बैंड में आ जाता है, तो क्या वो लोकल इंग्लिश मार्केट के अंदर अपने आप को मिसफिट फील करता है, या उसको सिस्टम मिसफिट रियलाइज करवाता है कि यू आर मिसफिट लैंग्वेज देखें बैरियर की वजह से? नंबर 1। नंबर 2, एवेल्युएशन और पेशेंट एवेल्युएशन, पेशेंट इंटरेक्शन, इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखो सलमान, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप मिसफिट को यहाँ पे डिफाइन करो कि मिसफिट क्या चीज है। ठीक है, अगर आपको सिस्टम का पता नहीं है, फॉर एनी रीजन, बाय हुक और बाय क्रुक, यू हैव बीन सेलेक्टेड टू कम एंड वर्क हियर, और आपको सिस्टम का कोई नहीं पता, और आप अभी भी अपने उस खुमार में है कि जी वाह मैं ते उथों उड्या ते ऐ सीधा इत्थे आके अफसर लगे हैं। तो अगर आप उस खुमार से निकल नहीं पा रहे, देन यू वुडंट बी एबल टू फिट इवन इन पाकिस्तान। अगर आप जैसे हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपनी, कि हम जो है अगर कोई पाकिस्तान में कोई छोटे इलाके से आ जाए, अंदरून पंजाब से या अंदरून सिंध से, the way that person feel misfitted in a mainstream लाहौर या mainstream कराची, जब तक उसको वहां का सिस्टम, रवाज और जो जिंदगी गुजारने के तरीके हैं एक फास्ट कंट्री, फास्ट सिटी के, वो नहीं आएंगे, वो सारी जिंदगी मिसफिट रहेगा। वो एक अपने हॉल में रहेगा जहां पे उसका वो किंग भी होगा और ना
प्रिंस भी होगा। जरदारी तो भी होगा। तो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मिसफिट। और वो एक जो हमारा खुमार है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वुड स्टे डाउन टू अर्थ, और यू शुड बी थैंकफुल कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एहसान किया और आपको, और लर्निंग की जो आपकी जो डोर है, जो दरवाजा है, यू शुड नेवर क्लोज इट। इवन इफ यू हैव 10, 12, 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, आप एक नए सिस्टम में आ रहे हैं, उस सिस्टम की तमाम चीजें डिफरेंट है। उधर ना ही आपको कोई टेबल पे चाय और बिस्किट ला के देगा पीक फ्रीन्स के, ना ही जीरा प्लस आएगा। तो वो सारा सिस्टम डिफरेंट है, वहां पे आपने खुद जाके सब कुछ करना है। और सारा तो वो सिस्टम में तो आपके लिए कंप्लीट सिस्टम शॉक होगा। अ, आप देख लें, हमारे 10-15 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में दे ओन 20-30 क्लिनिक्स एंड 20-30 पीपल वर्किंग फ्रॉम देम। तो वहां पे पीक फ्रीन से लेके डोमिनोज के पिज्जाज उनके हाँ, सामने मैं आते वही हैं। कहने लगा था, आप पुरानी बातें कह रहे हैं, अब बात तो पिज्जा और सबवेज तक चली गई है। सर इसमें ना एक इसका एस्पेक्ट ये भी है कि क्योंकि जैसे पाकिस्तान से अगर कोई बंदा आता है तो वहाँ पे कोई रेगुलेशन तो नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। आपका पेशेंट ठीक होता है नहीं ठीक होता, नो वन केयर्स। तो और फिर जब यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे एक तो ये कि जो कल्चरल शॉक आपको लगता है कि ऑब्वियसली लैंग्वेज है, यहाँ का कल्चर डिफरेंट है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे पेशेंट के साथ आपकी पार्टनरशिप है, शेयर डिसीजन मेकिंग है। पेशेंट जो है अपने ट्रीटमेंट के डिसीजन में आपके साथ जो है वो निगोशिएट आप पेशेंट के साथ करते हैं। तो वो ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारा एक्सपीरियंस पाकिस्तान से लेकर आए हैं तो यहाँ पे आके पहले शुरू में थोड़ा सा जो है वो टाइम लगता है आपको एसिमुलेट ये होने में। वही सिस्टम सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। और जी। दूसरा जो है अकाउंटेबिलिटी का, जो ये आपने बताया ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर लायबल फॉर योर एक्शंस। अगर आपने जो है कोई ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड की है, कोई एडवाइस की है, यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये होता है कि जी आपकी एडवाइस ही है, उसको वो फॉलो करके अगर कोई मिसहैप हो जाता है, देन यू एंड अप लूजिंग योर लाइसेंस। सिंपल इज दैट। अच्छा, हम नॉर्मली इस क्वेश्चन एंड में करते होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी जो गुफ्तगू चल रही है इससे रिलेटेड उमर गुजर ने एक सवाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बैंडिंग सिस्टम है और इनके सैलरी पैकेजेस हैं, ये थोड़ा सा आइडिया देंगे। बैंड इसमें किस यार वजह, बैंड 5 किस तरह होता है, बैंड 6 और जो भी है, और उसमें जी मोस्टली जो है ना एक्सपीरियंस बेस्ड होता है कि आपका प्रीवियस एनएचएस एक्सपीरियंस। देखें, ये जो बेंडिंग है ना, ये बेंडिंग सिर्फ जो है वो सरकारी जॉबों में जो है वो एप्लीकेबल है। नीम सरकारी और गैर सरकारी जॉबों में बेंडिंग उस लिहाज से एप्लीकेबल नहीं है, उन्होंने अपनी ओन बेंडिंग रखी हुई है। लेकिन मोस्टली जो है पीपल विल ऑनर दीज बैंड्स इफ दे आर वर्किंग इन प्राइवेट और नॉन प्राइवेट कंपनीज। ठीक है। अब जो बेंडिंग जो है वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल, के कितने साल का एक्सपीरियंस है। जो जैसे मैंने आपको कहा कि जी जो बैंड बैंड 5 जो होता है वो इज ए स्टार्टिंग एंट्री लेवल जॉब जो होती है, उसको आप वो कह लें। और उसके बाद साल 2 साल का, 3 साल का, डिपेंडिंग अपॉन हाउ गुड यू परफॉर्म इन योर इंटरव्यू, यू एंडिंग अप इन बैंड 6। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेशन यहाँ पे, जैसे पाकिस्तान में ईयर्स ऑफ सर्विस से आप 16, 17, 18 में जाते जाते हैं, यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। इसमें आप अगर अच्छा ग्रैप्स रखते हैं टॉपिक पे, आपकी अच्छी एकेडमिक्स है, आप क्लिनिकली बेस्ट हैं, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट बैंड, provided you have a mileage in your clinical experience. और वो clinical experience में mileage is very important, because sometimes the higher the band, the more the responsibility you will have. और अगर आपने उस लेवल पे जॉब नहीं की हुई, उस लेवल का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका एम्प्लॉयर सिंपली आपको कहेगा कि जी मैंने आपको बैंड 6 की जॉब दी है, बैंड 6 की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हैं, इट सेज दैट यू आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एट ए सर्टेन लेवल। अगर आपका बाय हुक बाय क्रुक आपको जो है वो जॉब मिल जाती है और आप यू आर नॉट वर्किंग एट दैट स्पेसिफिक लेवल, यू मे एंड अप लूजिंग योर लाइसेंस
because you are not being eligible for that post. So most importantly ये मैं emphasize करूंगा कि banding is something that is for the pay related, but it also come with an responsibility कि जो हम band 5 को केस देते हैं देखने के लिए वो हम band 6 को नहीं देते. There is a reason for that. और सिमिलरली जो बैंड 7 क्लिनिक में बैठ के केस देखता है वो बैंड 6 नहीं देखता, बिकॉज देर इज अ रीजन फॉर दैट. इवन जो अब हम एंड ऑफ द चेन जो बैंड 8A और बैंड 8B जो केसेस देखते हैं वो बैंड 5 नहीं देख सकता. तो इट इज अ क्या कहते हैं उसे कि ये सैलरी रिलेटेड भी है और इट कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. जहां तक रहा कि सैलरीज कितनी है एनएचएस में बैंड्स की, तो जो ब्रॉडली स्पीकिंग जो है ना हमारे पास जो 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 एक कैटेगरी है कि लेस देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस जो है बैंड 5 का वो 25,655 पाउंड पे से उसकी सैलरी स्टार्ट होती है. इट डिपेंड्स. अब यहाँ पे जो है हमारा जो अल्लाह भला करे चंद सिटीज महंगी हैं, समझ लें जैसे लाहौर है ना एक महंगा इलाका है, जैसे एक लंदन है वो एक महंगा इलाका है. तो लंदन में रहने के आपको एक हाई लिविंग कॉस्ट मिलती है कि एक आपकी सैलरी होती है उसके ऊपर वो आपको 4-5 हजार पाउंड दे देते हैं कि जा मेरा बेटा ये याशी कर, क्योंकि लंदन में तेरे घर का किराया ज्यादा है. स्पेसिफिकली ये बात होती है. अब जैसे आप रूरल में बर्मिंगम और ऊपर उधर कम है. तो बैंड 5 का अगर आपके पास 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो 25,655 पे आपका शुरू होता है. अब बैंड 5 में भी ये याद रखें कि अगर आपका 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो 27,000 कर लें, और अगर आपका 4 साल प्लस एक्सपीरियंस है तो 31,534 पाउंड आपके जो है सालाना आपकी इनकम आती है. और बैंड 6, अब हर बैंड में जो बेसिक रूल होता है लेस देन 2 years, 2 to 5 years और 5 years प्लस. अब जो है बैंड 5 का अगर आपके पास 5 साल एकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है जब से हम बैंड 3 वार्ड से रोटेशन करते हुए विजिट करते हैं, हम एक्सपीरियंस उधर तक खींच के पीछे ले जाते हैं. तो ये आपको थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है मेरे भाइयों कि वहां तक नहीं जाना, आपने जाना है जहां आपको डिग्री मिली उसके बाद से. हाँ, तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा है तो बैंड 6 की सैलरी आपकी होती है 39,000 पाउंड. और बैंड 7 की अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी अराउंड 45,000 45,000 पाउंड आपकी बैंड 5 की है. और क्योंकि ये बैंड 8 की सैलरीज हैं और 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ये 53,219 से स्टार्टिंग होती है. और ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंसल्टेंट पोस्ट आ जाती हैं. बैंड 8B की जो सैलरी है वो 5 साल का अगर आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो 63,000 आपकी पर एनम सैलरी होती है. इसी तरह 8C 8D और लास्ट जो हमारी बैंडिंग जो होती है ना जो एनएचएस में वो बैंड 9 होता है. उसमें जो है मोस्टली आप जो हो वर्क कर रहे होते हो एज ए चीफ फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ द फैसिलिटीज. ठीक है, यानी आम अल्फाज में आप मुदीर लग जाए. नहीं, मुदीर खास जो हमारे मिडिल ईस्ट के भाई हैं उनको मुदीर का लफ्ज सुनते सारी उन्हें समझ लग गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. मुदीर वहां पे इन शॉर्ट मुदीर जो है, मैं ऑडियंस को बताता चलूं, सऊदीया के अंदर या मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी मुदीर वो बंदा होता है जिसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होती है और करता वो कुछ नहीं है. हाँ, बस सारी पब्लिक मुदीर कर रही होती है, वो कुछ नहीं कर रहा होता. बस वो जो होते हैं ना वो बॉर्न टू, जैसे उधर अरबी मुदीर होते हैं और इन कंट्रीज में आप देखेंगे तो सारे अंग्रेज मुदीर होते हैं. हाईली वेरी रेयर एग्जांपल आपको मिलेंगी कि कोई आपका कलर्ड पर्सन मुदीर हो. लेकिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं. इट्स नॉट, आई एम नॉट रूलिंग इट आउट, लेकिन होते हैं. तो बैंड 9 पे जाके जो 5 साल प्लस एक्सपीरियंस की पे होती है 1,08,075 जो कि यहाँ के MP को मिलती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को. जबरदस्त. चलें, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक का पार्ट है वो है इंटरव्यू एंड व्हाई मी.
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस आती हैं, और क्लेम्स एप्लीकेशंस में आप सुनते हैं तो आप कहते हैं कि यार इतना बड़ा क्लेम इस बंदे ने अपनी मैं मैं पेपर में। मैं उठ जाऊं और ये आ जाए, मैं साइड पे हो जाता हूं, इसको बुला ले। नहीं, आप कहते हो कि यार इतनी, किसी जमाने में ना एक होती थी, हम काफी ओल्ड ओल्ड, आपको अंदाजा हो जाएगा मेरी बातों से कि कितनी एज होगी मेरी। एक होती थी रानी तोप, होती थी रानी, एक छोटी तोप होती थी, और एक ना होती थी बॉर्डर पे रानी तोप, या ना क्वीन ऑफ ऑल तोप्स जो होती थी ना, कैनन जो फायर करती है। तो हम कहते हैं कि यार ये इतनी बड़ी तोप है, इसको हम चलाएंगे कहाँ पे? हम वी जब हम शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं इंटरव्यू में, हम कहते हैं कि यार हमारी तो एक अदना सी जॉब है, जिसमें हमने एक छोटे से मरीज को कमरे में लाके उसको थोड़ी सी असेसमेंट वगैरह करके उसको गाइड करना है। तो ये इतनी बड़ी तोप हम उस कमरे में रख नहीं सकते। तो देखें, आप जब पेपर के ऊपर एप्लीकेशन लिखते हैं तो एम्प्लॉयर सबसे पहले देखता है कि आपने आज तक किया क्या है, और आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि जी मैं रानी तो मैं बॉर्डर पे होता हूँ, और आप वहां पे कह रहे हो कि जी मुझे चपड़ासी की नौकरी दे दें, तो एम्प्लॉयर पहले ही सोच लेगा कि यार ना उथे चली ना इथे चली, ए किथे नहीं चलनी तो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हाउ टू सेल योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारा जो मसला ये है कि हमने फॉर एग्जांपल एकेडमिकली पाकिस्तान में काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया। 3 साल से, हमें याद है 4 साल की डिग्री हुई, इट वाज जुबिलेशन एट द टाइम, पीपल वर सेलिब्रेटिंग, एंड स्टिल पीपल वर सेलिब्रेटिंग दोज टाइम एंड दोज एरास। और उसके बाद हमारा 4 साल से 5 साल की डिग्री आ गई, जो कि वेरी गुड अचीवमेंट एकेडमिकली, वेरी वेरी गुड। आपको फार्माकोलॉजी से लेके पता नहीं, रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी, सोशल साइंसेज, और बड़ी अच्छी अच्छे सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा। कम्युनिटी मेडिसिन सर, कम्युनिटी कम्युनिटी में मेडिसिन। फिर हमें इत्तेफाक हुआ TDPT पढ़ाने का। तो उसमें भी हमने देखा कि क्या जबरदस्त आला कोर्स कंटेंट बनाया गया। लेकिन जहां पे हमें ये बड़ी माजरत के साथ निशानदही करनी चाहिए हमारे अहबाब की, जो पावर कॉरिडोर्स में पाकिस्तान में है, कि क्लिनिकली जो है ना, आपने अपनी नस्ल को पीछे छोड़ दिया। अनफॉर्चुनेटली आपका बच्चा, अब हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमारे पास एक बच्ची आई थी लाहौर की, और उसने जो है काफी इंटरव्यू दिया। हमने पूछा कि जी बेटा आपने कहाँ से जॉब किया हुआ है, काफी काफी बिग बिग नेम्स उसने हमें गिनवा दिए। फिर हमारे जहन में आया कि यार हमारा तो छोटा सा मामूली सा क्लिनिक होगा NHS के हॉस्पिटल में, तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन जब हमने जो है पता किया कि जी सियाटिक नर्व की आप हमें सप्लाई रूट बता दें, या आप हमें उसकी सप्लाई बता दें, तो हमें पता चला कि जी कॉड्रिसेप जो है वो सप्लाई किया जाता है इस तरह का। तो काफी ज्यादा हमें शर्मिंदगी हुई इंटरव्यू में। हमने खुद कहा कि यार इन इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, कसूर उन उन हालात का है जिसमें हमने एकेडमिकली अपने आप को प्रोग्रेस किया, क्लिनिकली जो है हमने अपनी आवाम को जो है वहीं छोड़ दिया। यहाँ पे एक बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप एकेडमिकली काफी चीजें लर्न कर सकते हो, लेकिन दैट विल स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल इन योर मेमोरी। आपने जी एनाटमी के वाइवे से पहले आपने पूरा मार दिया रट्टा कि जी ये L1 नर्व रूट इधर जा रही है, L2 इधर जा रही है, L4। लेकिन जब तक आप उसको क्लिनिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, दैट विल नॉट कम इन टू योर सेकेंड नेचर, जिसे कहते हैं ना लाशऊर की बातें। आप नहीं बता, आपको हर वक्त अपनी मेमोरी पे रिलाई करना पड़ेगा कि जी नी रिफ्लेक्स जो है वो किस से आ रहा है, L5 से आ रहा है या L6 से आ रहा है। हमारे पास L6 वाले भी लोग आए थे, तो हमने पूछा भाई L8 क्यों नहीं है, तो वो उन्होंने कहा कि भाई जी L8 तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर L6 के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा सर वो भी नहीं होता। तो मैंने कहा फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ये तो ये इंपॉर्टेंट है। देखें, बेसिक आपको अपनी इंप्रूव करनी है। एंड वाई मी, अभी अगर हमारा मसला ये है, जो हमें कंसर्न है कि अभी अगर हम पाकिस्तान में जॉब एडवर्ट जो है, जॉब हमारा लाइव है,
NHS पे, वर्ल्ड पे आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं. इट्स द एप्लीकेशन इज देयर आर स्टिल 2 वैकेंसीज आउट देयर, यू कैन अप्लाई. एक मेरे ख्याल से जो है हमारी ब्रेडफर्ड के इलाके में, जिसे हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं, जहाँ पे आप फिरते हुए आपको ऐसा लगेगा कि मैं शायद पाकिस्तान में दोबारा मैंने आंख खोली है. और एक हमारी यहाँ ब्रैडिस्तान पे, सर, ब्रैडिस्तान। हाँ ब्रैडिस्तान, वहाँ पे हमारी एक एम्बेसी भी है. ब्रेडफर्ड है, और एक हमारी नॉटिंघम में इस वक्त जॉब है. नॉटिंघम में मेरे ख्याल से 4 या 5 जॉब्स और आने वाली हैं. तो जॉब्स आर देयर इफ यू वांट टू अप्लाई ऑन NHS, लेकिन मेक श्योर करें कि यू यू पुट रेलिवेंट थिंग्स. हमें इजीली जो है रीड करके पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो. और दूसरा जो है, आप जॉब डिस्क्रिप्शन जो होती है, हर जॉब के साथ एक जॉब डिस्क्रिप्शन होती है जिसमें पूरा लिखा होता है कि जी हमें कौन सा बंदा चाहिए, उसमें A B C क्या चीजें होनी चाहिए. तो उसमें आप उसको लिखें और अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि जी जो आपने ए चीज मांगी है, फॉर एग्जांपल आसान से एग्जांपल कर देता हूँ कि जी 5 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. आप सिंपल उसको कैसे प्रूव करोगे? आप बोलोगे कि जी ये फला ABC टीचिंग हॉस्पिटल में आई हैव वर्कड फॉर 5 years. ये आपकी एक टिक बॉक्स हो गया. दूसरा उसमें लिखा होता है कि जी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं आपकी जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए. उसको आप कैसे प्रूव करोगे? आप उसमें बोलोगे कि जी मैंने जो है अपनी 5 साल या 6 साल 8 साल की जो क्वालिफिकेशंस है वो अंग्रेजी में की है. ऑन टॉप ऑफ इट ये मेरा आइल्स का सर्टिफिकेट है दैट कंफर्म्स दैट आई हैव अ relevant communication skills which will help me to do my day to day job. उसके बाद फिर हम उसमें कहते हैं कि जी आप में टीम वर्क क्या होगा. फिर उसमें आप बता दें कि जी मैं जो हूँ अपनी टीम को बहुत सर आंखों पे रखता हूँ और मैं हर उस पार्टी पे पहुंचता हूँ जहाँ पे पिज्जा और नैंडूस के चिकन हो. तो आप वो बोलेंगे कि यार ऑन अ लाइटर नोट दैट्स द वेरी बेस्ट टीम वर्क. फिर उसमें आप कहते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ऑन अ सीरियस नोट आप कहते हैं कि जी वी विल बी प्लेस्ड इन अ रोटेशन इन द वार्ड एंड माय मेडिकल colleagues were struggling to put an IV line because the patient was agitated. I went to very near close to the patient and I realized that the patient was scared of the needles. Then I hold his hand, नोट करें मैंने his hand यहाँ पे वर्ड यूज किया, and then I appreciated the concerns the patient was using and explained to the patient nothing will happen, you'll be fine. The patient listened to me and he decided to have the procedure in a peaceful and appreciated way. तो इस तरह आप इस तरह कर लें. तो इस तरह जो है आपके पास एक जॉब एप्लीकेशन में सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन का होता है जिसमें आप हट के जो है अपने आप को सेल कर सकते हो. और अगर आपने इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपने NHS की जॉब एप्लीकेशन किस तरह फिल करनी है, तो एक यूट्यूब पेज है जहां पे हमारे बहुत सीनियर काबिल एहतराम मोहम्मद आतिफ चिश्ती ने एक यूट्यूब ब्लॉग बनाया है कि किस तरह उन्होंने इंटरव्यू प्रिपेयर करना है और किस तरह जो है आपने अपनी जॉब एप्लीकेशन फिल करनी है. अगर सलमान आप उसका वो लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दें, अगर मुझे वो आप है अभी बता दें तो मैं अभी वो अगर आप सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, गूगल पे करो PGIP यूट्यूब, उसमें काफी अच्छी सेमिनार्स जब हम लॉकडाउन में थे यहाँ पे UK में हमने की थी, जिसमें हमने बताया था कि जी कार्डियो ये मुझे बताइए PGIP या पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी PGIP, और यूट्यूब लिख दें तो मेरा ख्याल है आ जाना चलिए मैं चाहिए. देख लेता हूँ और मैं अभी गुफ्तगू के दौरान ही लिंक भेज देता हूँ. सर तो बल्कि अगर हम तो आप जो है वो पेज पे भी शेयर करेंगे हाँ जी इंशाल्लाह. बिल्कुल, मुझे इसको कर दें, उससे ये होगा कि जो आपकी ऑडियंस को जो रूटीन के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना कि जी इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में कैसे तैयारी करनी है, वो सब उसमें हमने डिटेल्ड जो है क्या कहते हैं करके फॉर एवर फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए हमने डाल दिया. जबरदस्त होगा. अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें जी. जी जी बिल्कुल. वेयर टू गेट UK एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, पेड और अनपेड. अब ये जो हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, इसका जो है ना PGIP CPD कोर्सेज है इसका पूरा नाम. ठीक हो गया. और एक PGIP से जो है अजीब सी चीज आ गई थी तो उससे मुहतात रही है. और इसमें पूरा पूरा बिहेवियरल इंटरव्यूइंग, वैल्यू बेस्ड कॉम्पिटेंसीज, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी, तो ये काफी समीर इम्पोर्टेंट. समीर भाई की भी है इसमें वीडियो, बिल्कुल
ठीक हो जी गया। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बल्कि अपने अदनान भाई भी बैठे हुए हैं, इंटरव्यू उनका भी। चले ठीक हो गया, ये मैं क्योंकि शेयर कर रहा हूँ। ये इसको आप शेयर कर दें। अब जो है ना वर्क, अब हमारा जो अब ये जो सवाल है ना, ये उन लोगों के लिए है जो ये कि आ गया यूके जी, में शेयर पहुंच हो गए हैं। गया, ये आ गया जी, शेयर हो गया। ठीक है, जो यूके में पहुंच गए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब हम इस जमाने में आए थे यूके में, तो हमें सबसे पहले जो वो कहते थे कि ठीक है, आपने 4 साल की डिग्री की है, आपने मास्टर्स किया हुआ है, एक भी नहीं दो दो मास्टर्स किए हुए हैं, लेकिन आपके साथ मसला ये है कि आपके पास यूके का एक्सपीरियंस नहीं है। तो हम उन्हें कहते थे कि भाई अगर आप जॉब हमें नहीं देंगे तो हम किस तरह यूके का एक्सपीरियंस करेंगे। वो कहते थे कि जी ये हमारा मसला नहीं है, ये वफाक का मसला है। तो हमने कहा जी वफाक, हम तो यहाँ पे सूबाई हुकूमत के पास। वो कहते नहीं जी ये वफाक का मसला है, तो आप जो है वफाक से जाके बात करें। तो वो वफाक तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। फिर हम जो है नेक्स्ट एम्प्लॉयर के पास जाते थे। लेकिन गुड न्यूज अब ये है कि अब आप किसी भी एम्प्लॉयर को अप्रोच करेंगे, जैसे हमने जो है, हमने ट्रेनिंग शुरू एक कर दें। ट्रेनिंग पोस्ट रखी हुई है। ठीक है, उसमें आप कहते हैं कि जी ठीक है, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपकी कंट्री का है, लेकिन आपके पास ट्रेनिंग पोस्ट नहीं है, तो हम ही वफाक हैं आपके लिए, और हम ही आपका सब कुछ करेंगे। तो इस तरह जो है वो हम उनको पोस्ट ऑन पुट ऑन करते हैं। और जो है आजकल के हालात में हमने कई स्टूडेंट्स थे उनको इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाई है। इस पे मैं हमारे अगेन मोहम्मद आतिफ चिश्ती के विजन की दाद दूंगा कि वो जो है इस तरह की फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें काफी करवाते हैं। वफाक राजी नहीं होती उस पर, लेकिन फिर भी जो है हर जगह आपको पता है एक बाजुआ होता है, तो अब क्या करें हम। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, वेयर टू गेट यू, अच्छा ये हो गया हमारा। अब एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, व्हाट वी लुक फॉर, वर्क परमिट, और कैन यू ऑफर वन इफ आई एम सूटेबल। जी, वेयर टू लुक फॉर में ये आ जाता है कि जी आपने एनएचएस वेबसाइट्स पे जॉब्स हैं। एज ए एम्प्लॉयर मैं यही कहूंगा कि हमें जो चीज चाहिए वो डेडिकेशन चाहिए। ठीक है, हवाई फायर नहीं चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, आपके पास जो कैपेबिलिटीज हैं, जो आपकी लिमिटेशंस हैं, खुल के हमारे पास है कि जी हमें ABC आता है, तो हमें आगे जो है नहीं आता। ठीक है, ये ना आप शो करें इंटरव्यू में। आप हमें ऐसे ऐसे, मैं आपको क्या एग्जांपल्स दूं कि आप कहते हो कि यार डीन ऑफ द यूनिवर्सिटी भी जो है उसकी भी सीवी ऐसी नहीं होगी जितनी हमारे फाजिल दोस्त की है। तो उसमें फिर आप जो हो, सीवी राइटिंग इज अ गुड थिंग, लेकिन यू शुड हैव ए प्रॉपर बैकग्राउंड टू कवर व्हाट यू हैव रिटन इन योर पीस ऑफ पेपर। उसमें ये होता है फिर एम्प्लॉयर कहता है कि यार नॉन सीरियस सा बंदा है, हमारे पास आके हमें भी तंग करेगा, आप यू जस्ट मूव ऑन, आप उसको नहीं, छोड़ वो देते हैं। उसमें आपको बंदे को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि ये मुझे ही ना आके टर्मिनेट कर दे, नहीं वो इसलिए टर्म, कैसे हाँ वो इनसिक्योरिटीज जो हैं लाइफ की अपनी चलती रहती हैं। लेकिन जो है ये मेजर कमिटमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि हमने यूके में जो है वो आना है, और यूके में जो है हमने सेटल करनी है अपनी लाइफ, देन यू हैव टू बी सीरियस विथ योरसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंटली। कोई भी आपको यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि जी पीक फ्रिंग्स की प्लेट्स ला के नहीं देगा। यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। यू हैव टू शो कमिटमेंट, सीरियसनेस एंड सम लॉजिक इन योर लाइफ। ठीक है, ये नहीं कि जी आप, एक हमारा तरीका होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कि यार आपको हम डेवलपिंग पोस्ट देते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, वी हैव इन्वेस्टेड टाइम एंड इंटरव्यू सारा कुछ किया, हमारे पास जी जवाब आता है कि जी वो जो है मैं जो हूँ, मुझे एम्प्लॉयर बी ने जो है वो 50,000 की जॉब दे दी है। तो हम कहते हैं यार आपको तो अभी सिस्टम का पता ही नहीं, तो आपको 50,000 की जॉब दे दी है और आपको ऑफर हो गई है, स्टिल आप हमारे साथ अपना टाइम जाया कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है। तो काफी हमारे लिए भी हैरान कुन बात होती है कि एक बंदे को 50,000 जॉब पाउंड की ऑफर होती है, और वो हमारे साथ जो है 35-36 हजार की जॉब के लिए टाइम जाया कर रहा होता है। हम तो अभी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हाँ, बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ। चलें जी, हम वेलकम करते हैं पैनल के अंदर आमिर भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी अनम्यूट करें। वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने तो पहले ही हेलो। सलूट मार दिया ऐसे। अच्छा, सलूट मार दिया आपने? मैंने भी आपको मारा, आप तो भूल गए हैं जाके।
अच्छा ये भूल अच्छा गए हैं जाके, ये ऐसा अवकारा से चलो जी भागे हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल गायब हो गए हैं। चले अच्छा अब ना ये बड़ा हमारे ये बड़ा डिफरेंस है कि जो लोग यहाँ से चले जाते हैं ना, वो भूल जाते हैं फिर जाके। नहीं नहीं वो भूले नहीं है, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आमिर भाई बड़े अरसे से नजर नहीं आ रहे वेबिनार्स पे, उनको लेकर आया जाए। और आज के वेबिनार के वैसे भी होस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, तो हमने कहा चलें आज आपको भी हम पैनल में साथ रखते हैं। तो अच्छा इसमें अब क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो उमर भाई, उनको मैं नहीं हम एंटरटेन अभी करेंगे क्योंकि वो हमारे जो वेबिनार्स हो चुके हैं शायद उन्होंने वो देखे नहीं, उनको वो देखने चाहिए। मैं बताता हूँ। सबा नवाज का सवाल है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। इस पे आप हमारा एजुकेशन वाला सेमिनार देखें। उस सेमिनार का मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो सेमिनार है हमारा हमारे फेसबुक पेज के ऊपर है। इसके ऊपर सारा इंग्लैंड के अंदर एजुकेशन पे मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में है। ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये हमारा सारा कनाडा के हवाले से एजुकेशन के प्रोग्राम है। हमारे फेसबुक के पे जाके आप ये देख सकते हैं पुराने वेबिनार्स। तो इसीलिए हम इसको अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी इंडिविजुअली व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा आपको यहाँ पे अभी मैं शेयर कर देता हूँ, आप इनबॉक्स कर लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएंगे इनके। सर इसमें अच्छा एक चीज सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगा, सॉरी जी सर जी, आपकी बात नहीं काट नहीं रहा हूँ कोई मैं, मसला नहीं। कि एक ना जनरल मतलब जो स्टूडेंट से फीडबैक आता है ना, या जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं, वो कई दफा ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन के साथ ही आपको पता चल जाता है कि इस बंदे ने जो है ना कोई अपना बैकग्राउंड में कोई अपना होमवर्क नहीं किया। तो इसमें ये ज़हन में रखें जब भी आप लोग क्वेश्चंस कोई ना कोई पूछते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, मतलब ये किसी के तरफ पर्सनल अटैक नहीं है, लेकिन एग्जांपल है जैसे आज के सेमिनार में क्वेश्चन हुआ जी के बैंड की सैलरी क्या होती है। तो इवन अगर आप 2 सेकंड लगा के गूगल के ऊपर लिख देना कि फिजियोथेरेपिस्ट सैलरी इन यूके, तो वो आपको किसी लिंक पे ऊपर क्लिक भी नहीं करना पड़ता, वो गूगल आपको लिस्ट पूरी दे देता है। हाँ वो मेरा ख्याल है ठीक जब है, मैंने क्वेश्चन तो किया था उसी दौरान उमर भाई ने गूगल कर लिया था और वो गूगल उन्होंने कर लिया, तो वो कोशिश करें। 25,655 और 31,500 बिल्कुल सर, 5,400 जो है ना और और सर 39,000 इसमें वो इसमें सारा ये बात है कि ये सारे लोग जो हैं मतलब प्रोफेशनल्स हैं, सीनियर्स हैं बहुत ज्यादा, उनका टाइम जो है वो कीमती है। तो कोशिश करें कि अगर आप कोई चीज अटेंड करने के लिए आ रहे हैं, आज का सेमिनार आपको पता है, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड में होमवर्क करके और फिर क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड किया करें। रैंडमली क्वेश्चन से जो है ना वो ऐसे लोगों का जो हक तलफी होती है जिनका एक्चुअली जेन्युइन क्वेश्चन होता है, फिर उनको रिप्लाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। यार अब आप एक काम भी तो कर सकते हैं, सॉरी काट रहा हूँ, एक काम भी तो कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट को वहां आने के लिए एक बड़ा शुशुपंज होता है कि एग्जाम कैसे पास करेंगे। तो क्यों ना हम पाकिस्तान में एक ऐसी कोई एकेडमी बनाएं जिसके ऊपर आप उन्हें लाइव सेशन दें, उनकी प्रिपरेशन करवाएं ताकि वो प्रीपेयर्ड होकर वहां पहुंचे। अच्छा नहीं वो इसमें बेटर नहीं आमिर है? भाई आपने क्योंकि अभी आप लेट एंड ज्वाइन किया आपने, यूके के अंदर इसमें एग्जाम है ही नहीं। सबसे अच्छी चीज ये है। तो आपके लिए अगर आपने इमिग्रेशन करवानी है तो आपके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप यूके चले जाएं। और उमर भाई आजकल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, उनको वहां पे सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट आप चाहिए। रिक्वेस्ट कर दें उमर भाई को मेरी, तो फिर इनको मोहसिन भाई से अच्छा करवानी पड़ेगी सिफारिश। अच्छा जी, किंजा आबिद का एक क्वेश्चन है, प्लीज डू टेल हाउ टू गेट एडमिशन इन एमएससी फिजियोथेरेपी यूके, स्कॉलरशिप और कॉस्ट ऑफ लिविंग। किंजा ये आप हमारा जो यूके वाला सेमिनार वेबिनार है उसको आप देखें, इसमें ए टू जेड सब कुछ उसमें है। मेरा ख्याल है कोई सवाल की जरूरत नहीं। फिर सायरा सफदर का भी स्कॉलरशिप से यहाँ सवाल पे सलमान, सॉरी मैं एक बात है। ऐड कर दूं कि देखो आपके पास ना, जैसे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट के लिए या एजुकेशन के लिए दो किस्म के, जैसे हस्बैंड ने कहा, लोग आते हैं, चंद अपना होमवर्क करते हैं, और चंद फॉर वेरियस रीजंस जो है ना उनके पास टाइम नहीं है या लाइफ बिजी है, उनको दे दे अनएबल टू डू दैट। तो उसके लिए आप, जैसे आमिर भाई ने कहा है कि व्हाट वी कैन डू, कि हम एक जो है ना चार्ज सर्विस आप कर दें, कि ठीक है अगर आपने, जिसे होता है ना हैंड फ्री, आपने अपना काम कराना है सारा, देन यू पे फॉर द प्रीमियम, जिसमें हाँ बिल्कुल ठीक है। आपके लिए कोई बंदा जो है वो एफर्ट करेगा और आपको कहेगा लो जी सर,
पकोड़े तैयार हो गए ने, पकौड़े तैयार तो हो गए। दैट्स द मेन स्पिरिट। ये आमिर भाई का जो विजन है काफी कमाल होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि नहीं ये ये चल तो पूरी अभी देखे ना, सिर्फ एचईसी की डिग्रीज अटेस्टेशन करने के लिए लोग सर्विसेज दे रहे हैं, तो जाहिर बात है जब कोई बंदा, हाँ टीसीएस अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के पास क्योंकि टाइम इतना बिजी है, कोई बंदा प्रोफेशनली सर्विस दे रहा होता है तो हम कहते हैं जी पैसे इसको दे के क्यों करवाएं, क्यों हम खुद कर लें। लेकिन ये हर चीज जो है वो उमर भाई आपको याद होगा हमें वो प्रोफेसर अनवार साहब पढ़ाते थे सोशियोलॉजी, और वो उस दौर में कहते थे कि एक टाइम आएगा कि हर काम जो है उस काम का स्पेशलिस्ट ही करेगा, प्रोफेशनली करेगा, दूसरा करेगा ही नहीं। तो आपने यूके में जाके ये चीज देख ली होगी कि वही है। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास आता है जी एचसीपीसी में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, तो जो है आपने ये हमारी डेफिशिएंसी आ गई, हमें ये मसला हो गया, हमारी रिजेक्शन हो गई। ठीक है, अगर आपकी एबिलिटीज थी, यू हैव परफॉर्म्ड वेल। इफ नहीं है तो आपने जो है फिर आगे उसको जो है या तो आप उसको चार्ज सर्विस से करा लो, और वो जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे हम लोग जो हैं जो इस तरह के केसेस जो यूके में होते हैं, वे एक यहाँ पे हम चैरिटी रन करते हैं, उसमें जो भी उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है वी जस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैरिटी। ठीक है, अब उससे ये होता है कि जी चैरिटी भी चलती रहती है, आपके जो आपको जो मसला होता है वो भी एड्रेस हो जाता है। मैं तो हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि बजाय, अगर आपके पास फॉर एनी रीजन आपकी कमिटमेंट्स की वजह से आपके पास नहीं है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, देन प्लीज फील फ्री टू आस्क कि जी मेरा ये मसला है, मेरे को टाइम नहीं हैगा ते मैं जेड़ा हैगा यूके या कनाडा आना है, तो पैकेज दसो। जो होता है ना लंबी रात लंबी बात, पैकेज बताएं। अच्छा जी, ये तो फिजा का क्वेश्चन है कि फॉर एक्सपीरियंस इज इट नेसेसरी टू हैव टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, व्हाट इफ समवन हैड ओपीडी एक्सपीरियंस। किसी का ओपीडी एक्सपीरियंस है और उसको क्या हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती है या जरूरी है कि नहीं है? इक्वली ये मेरा ख्याल है कुछ इम्पोर्टेंट है। देखें बहुत ज्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन। यूके में टर्शरी केयर इज कंप्लीटली डिफरेंट। यूके में हमारा, मेरे इल्म में कोई नहीं है जो टर्शरी केयर में काम करता है यूके में। अगर फॉर एग्जांपल वो होता है ना कि सबसे पहले ओपीडीज आते हैं, ओपीडीज के बाद आप जाते हो जिसे हम यहाँ पे कहते हैं प्राइमरी केयर, जो कि लोकल लोकल उसमें होते हैं हॉस्पिटल्स में। टर्शरी केयर यहाँ पे होता है जो केस खराब हो जाता है ना, जो टॉप ऑफ द एंड एंड रेंज ऑफ द हॉस्पिटल, वो होता है टर्शरी केयर। तो अच्छा जी, आपने अगर यूके में आपका अगर ओपीडी का एक्सपीरियंस है, इवन आपका जो अगर कोई यहाँ पे जो क्लिनिक्स का रवाज है पाकिस्तान में, प्राइवेट क्लिनिक्स है, दैट इक्वली काउंट्स एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू बीन आस्क्ड और आपको क्लिनिकली एक्सपीरियंस आता है। चले जी। अच्छा सर, आई डिड माय MS OMPT and want to apply for work visa in UK or for PhD UK. Which visa is suitable? Healthcare visa, and for HCPC how much time is needed? ये वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये एक बात मैं क्लेरिफाई करता चलूं, यूके में आप वीजा अप्लाई नहीं करते वर्क वीजा। वर्क वीजा आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है। यू हैव टू गेट अ जॉब टू गेट अ वर्क वीजा। और ये जो आपने लिखा है विच वीजा सुटेबल हेल्थ केयर वीजा, ये एम्प्लॉयर की सवाबदीद है, नॉट एन एम्प्लॉय। उस तरह नहीं है कि आप जो हो स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो, विजिट वीजा अप्लाई करते हो, वो आप अप्लाई करते हो, ये चीज आपका एम्प्लॉयर अप्लाई करता है, ये आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते। और बाकी पार्ट क्या था कि एचसीपीसी अराउंड 4 to 6 months लेती है। ठीक है, आमना खान कह रही हैं कि पूछ रही हैं कि क्या OET टेस्ट आइल्स की जगह दिया जा सकता है एवेल्युएशन के लिए? नहीं, एचसीपीसी के लिए नहीं है, डॉक्टर्स के लिए ये उन्होंने अलाउ कर दिया है, लेकिन एचसीपीसी जो है स्टिल रिक्वायर करती है कि आपने आइल्स या टोफल जो है वो देना। अच्छा जी, ये है आई हैव IELTS ओवरऑल 7, लिसनिंग 8.5, स्पीकिंग 7.5, रीडिंग 6.5. शुड आई अप्लाई फॉर HCPC? इट्स माय सेकंड अटेम्प्ट। तो 6.5 से ऊपर है सारे, ठीक है आप कर सकते हैं, अप्लाई करें, कोई मसला नहीं है इसमें तो। हाँ अच्छा जी, ये अच्छा सवाल आया जी। कैन यू स्पेसिफिकली टेल अबाउट कार्डियोवास्कुलर रिहेबिलिटेशन जॉब और एनी स्पेसिफिकेशंस, कोई रिक्वायरमेंट्स? कार्डियोवास्कुलर इसमें जो है ना, आपने सिंपल एक ये जो सलमान ने वो लिखा है, एक वो जो ग्रुप पेज किया है यूट्यूब का, जी वहां जी पे अभी मैं देख रहा था कि जी जो पहला वीडियो जो है ना,
हमारी जो काफी सीनियर और मोहतरमा समा ने जो है ये रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी के बारे में कार्डियोवास्कुलर पूरा 2 घंटे का वेबिनार किया हुआ है। तो बजाय मैं उसको कूजे में बंद करूं, यू जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन एंड गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट यूट्यूब लिंक। जबरदस्त। अच्छा जी, नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आया, वेलकम करते हैं जी सबसे पहले आपको। इंडिया से नुमान है, ये कह रहे हैं जी मैंने बीपीटी किया था इंडिया से 2017 में, फिर 2.5 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अब एमपीएच कर लिया है। तो इनका क्वेश्चन सिर्फ ये है कि एचसीपीसी के लिए मुझे एग्जाम्पशन मिलेगी एमपीएच करने की वजह से, आइल्स की क्या नहीं मिलेगी? अगर आपके पास देयर इज अ चांस कि अगर आपके पास यूके क्वालिफिकेशन एमपीएच की है तो देयर कुड हाँ, बी अ पॉसिबिलिटी। यू जस्ट नीड टू कांटेक्ट द एचसीपीसी एंड एक्सप्लेन योर सर्कमस्टांसेस। अच्छा जी, साइमा महबूब का सवाल है कि सर काइंडली गाइड दैट डू वी हैव टू रीपे फीस ऑफ एचसीपीसी इफ रिजेक्टेड वंस, और डेफिशिएंसीज लगेंगी तो उसके बाद दोबारा फीस देनी पड़ती है या एक ही फीस में काम हो जाता है? एक ही फीस में काम चलता है, एक टिकट में 2 मजे। हाँ जी, सैयद कुमैल अब्बास का सवाल आया जी, हाउस जॉब वाला एक्सपीरियंस काउंट होगा कि नहीं होगा? फॉर एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन काउंट होगा। जबरदस्त। One of the senior told that if you want to come to UK, then do MS first in is a feasible way to get job. But what if we just come after graduation without any postgraduate experience? What are the chances of job if it is highly skilled occupation and in deficiency? या देखें यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप एक चीज रिमेम्बर करनी है कि आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको यूके में प्रैक्टिस करने के लिए एचसीपीसी चाहिए। एचसीपीसी करवाने के लिए, लाइसेंस करवाने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप स्ट्रेट आफ्टर ग्रेजुएशन आते हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो देर इज अ चांस कि आपकी एचसीपीसी हो जाएगी। आप बेसिस ऑन आपकी जो हाउस जॉब है या जिसे ये इंटर्नशिप्स कहते हैं या क्लिनिकल प्लेसमेंट्स कहते हैं, उसकी बेसिस पे एचसीपीसी हो जाएगी। जब आप एम्प्लॉयर के सामने बैठेंगे जॉब लेने के लिए फिजियोथेरेपी, तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि जी आपको आता क्या है। आप बोलोगे कि मैं तो 5 साल की या 6 साल की डिग्री की है, उसके बाद मैं आपके सामने रूबरू हूं। तो फिर एम्प्लॉयर आपको बोलेगा कि जी मेरा मेरा टाइम आप भी ना इस्तेमाल करें और आप भी अपना टाइम अच्छी जगह इस्तेमाल करें। तो हाईली रिकमेंडेड, इफ यू डोंट नो द स्किल्स ऑफ द ट्रेड, हाउ वुड वन कैन ऑफर यू अ जॉब। तो बेस्ट यही है कि ठीक है, बाहर आना फॉरेन जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ इट। और जो है अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैं सारी कश्तियां जला दी हैं मैंने और बस मेरे पास वही है, देन देर इज अ अपॉर्चुनिटी। हम जो है यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे क्लिनिक स्कैटर्ड हैं, वी कैन गिव यू द डेवलपिंग रोल। आप उसमें डेवलप करें अपने आप को एंड देन अपना रिस्क अपनी अपनी दौड़ भागें। ले जी, एक हमारे चीते ने सवाल किया, नई मसलम ने, ये इनकी क्योंकि अपनी क्लिनिक है, वो कह रहा है कि इस प्राइवेट इंडिपेंडेंट क्लिनिक एक्सपीरियंस वैलिड फॉर यूके, और है तो हम एक्सपीरियंस कैसे प्रूव करेंगे एचसीपीसी को? बिल्कुल वैलिड है प्राइवेट हाँ, क्लिनिक। नहीं माँ, मैं इनको नहीं माँ, आप अपने क्लिनिक का सीईओ मुझे बना देना एक दिन के लिए, मैं आपको लेटर इशू करके साइन कर दूंगा, फिर आप जमा करवा देना। नहीं, दूसरा इसमें ये होता है कि अगर हमने ये प्राइवेट क्लिनिक का इस तरह किया है कि जैसे अगर आपका ओन प्राइवेट क्लिनिक है तो आपके पास कोई एक कंसल्टेंट के रेफरल आते होंगे। फॉर एग्जांपल मिस्टर बेग साहब, मिस्टर भट्ट साहब, मिस्टर अराई साहब, अगर आपके पास उसके रेफरल्स काफी आते हैं तो आपकी कुछ रेपो होगी उस बंदे के साथ जो वो आपको रेफरल भेज रहा है आपके प्राइवेट क्लिनिक में। तो आपने ये करना है कि आपने कहना है कि जी मैं इस इलाके में यहाँ पे इस क्लिनिक में जॉब करता हूँ और ये मेरा जो है वो जो है लाइन मैनेजमेंट या मेरा सीनियर कंसल्टेंट है, उससे आप अपना लेटर बनवा लें। सिंपल इज दैट। अच्छा जी, डॉक्टर रिदा अथर का क्वेश्चन है, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, वेयर इज सैलरी आर गुड, कनाडा और यूके? बहुत खतरनाक सवाल है, तुम पैनलिस्ट को लड़वाने के चक्कर में हो भाई। देखें इसमें मैं तो सिंपल ये बड़ा बड़ा ही कॉमन सवाल है कि जी पैसा 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 कितने ज्यादा है। अब जब हम लोग किसी जमाने में ग्रेजुएट हो रहे थे, बहुत पुरानी बात है 2004 में, उस जमाने में भी ये बहस थी कि जी पैसा ते अमेरिका चाहिएगा ते बाकी ते सारी हेर फेर ही है।
हाँ। और पहली दौड़ यही होती थी कि जी किस तरह अमेरिका पहुंचा जाए। देखें भाई, इसका मैंने सिंपल आपको जो है जवाब दिया है कि आपका रिस्क और आपकी मौत मुअय्यन है। ठीक है, आपके पीछे ये दोनों चीजें भाग रही हैं। जिस दिन हदीस पे हमारा मुकम्मल ईमान है, जिस दिन आपका रिस्क खत्म होगा, मौत आपके ऊपर गालिब आ जाएगी। अमेरिका में आपको $4 ज्यादा नहीं मिलने, यूके में £4 कम नहीं मिलने। आपकी अपनी प्रेफरेंस है। डिस्टेंस का रिस्क के ऊपर फैसले छोड़ दें, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने आपके लिए लोहे महफूज में लिख के रख दिया है कि आज आपको £20 मिलने हैं या £40 मिलने हैं। वो आपका लिखा जा चुका है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये है कि आप हसूल रिस्क के लिए मेहनत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें हलाल रिस्क के लिए। और जो है आप देखें कि आपके लिए आपके रिलेटिव्स किधर हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से, आपने किस कंट्री में सेटल होना है, वहां पे दीन का कितना ज्यादा काम हो रहा है, आपको कल्चर सूटेबिलिटी क्या है। और जो है उथे कितने सैंड स्टॉर्म या स्नो स्टॉर्म आंदे ने। हाँ। ये सर डायरेक्ट अटैक हुआ है आपके कनाडा पे। मैंने तो पहले सवाल करने वाली से कहा था कि आप भाई पैनलिस्ट को लड़वाने लगे। मैंने सैंड स्टॉर्म की भी बात की है, क्या कहते हैं। तुसी डॉक्टर जुनेद साहब पे भी हमला कीता है। देखें वो अब हमारे यहाँ पे तो अजबर गवाही देगा कि बारिश के अलावा कुछ भी नहीं आता। कुछ नहीं। नहीं नहीं, आपके लेकिन पास मियां हमारी नवाज। गुर्बत जो है ना, अगर आप कहते हैं कि जी मैं एक ही टिकट में 2 मजे ले लूं, तो वो फिर यूके इज द बेस्ट, क्योंकि आप 6 घंटे में पाकिस्तान उतर जाते हैं। ये बहुत डायरेक्ट अच्छी बात फ्लाइट है, है। और सबसे ज्यादा देसी कल्चर, लोकल कल्चर भी आपको मिल जाता है। वो नो डाउट आपको कनाडा में भी मिल जाता है, लेकिन नो डाउट 14 घंटे की फ्लाइट और 6 घंटे की फ्लाइट, जमीन आसमान और का फर्क दूसरा है, इसमें दीन कोई का शक नहीं। काफी ज्यादा यहाँ पे हाँ काम हो रहा है। हाँ। दारुल आप जिस मकतब फिक्र से हैं, यहाँ पे प्रॉपर दारुल उलूम है कोवेंट्री साइड पे। अजबर आपके इल्म में अगर ये जी बात सर, हो, बिल्कुल है। बकायदा दारुल उलूम, अगर किसी को नहीं पता, दारुल उलूम जहाँ से आप आलिम फाजिल बनते हैं 5 साल में, हम्म। तो वो आपको जो है दिन के टाइम आपको ये दुनियावी तालीम देते हैं, और फिर मेन तालीम जो दीनी तालीम है वो शाम में देते हैं। और दे प्रोड्यूस यू एज एन आलिम फाजिल विथ ए प्रॉपर डिग्री। तो वो अ, इस इसमें मैं ऐड इम्पोर्टेंट। करूंगा कि हमारे नॉर्थ अमेरिका में भी, इवन कनाडा में भी, और अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा, और अब कनाडा में भी ये आलमियत के कोर्स वाकई हो रहे हैं। और बल्कि हिफ्ज़ुल कुरान के तो बहुत ज़्यादा हैं। जिस शहर में मैं हूँ तो यहीं पे कोई हिफ्ज़ के इवन के एजुकेशन बच्चों की फ्री है, स्कूलिंग फ्री है। माशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद जो पब्लिक स्कूलिंग के मुकाबले में इस्लामिक स्कूल हैं, और बहुत ज़्यादा फीस उनकी ज़्यादा है, $600 पर मंथ फीस है। तो कुछ 10 के करीब स्कूल ब्रैम्पटन में, और 10 के करीब साथ ही नेबरिंग सिटी जो है जुड़वा शहर या मिसिसागा, इस्लामिक स्कूल है बकायदा। और माशाल्लाह। अच्छा, उसमें उधर उधर सलमान सैलरी क्या है फिजियोथेरेपिस्ट की स्टार्टिंग? सर स्टार्टिंग सैलरी जो फुल रिटर्न और क्लिनिकल पास्ट है उसकी $40 से स्टार्ट होती है। $40 क्या पर साल पर का? आवर पर आवर पर आवर $40 पर आवर से स्टार्ट होती है। हम्म। ठीक है ना। तो ये जो है तो ये आप हुई, कैलकुलेशन करें, ये कन्वर्ट इसको करना है। जरब दें आप 40 से, इसको करें 160 से जरब दें, और फिर 12 से जरब दे दें इसको। यार क्या करते हो, गूगल खोलो, उसमें लिखो $40, ये £23 पर स्टर्लिंग जो है ये जो। अब ये जो है हमारे अजबर भाई इस बात पे गारंटी देंगे, गवाही देंगे कि £23 पर आवर फिजियोथेरेपी की स्टार्टिंग सैलरी यूके में भी है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये 40 से रेज नहीं होती ज्यादा। कोई ज्यादा से ज्यादा ये जीटीए के एरिया में, टोरंटो के एरिया में ये 45 तक चली जाएगी, 50 तक चली जाएगी 15-20 सालों में। इससे नहीं, ऊपर नहीं जाएगी ना, हमारी तो जो है अगर हम क्योंकि हमारी हमारा जो बैंडिंग सिस्टम नहीं है, नंबर एक। ये जी बस वी नीड फिजियोथेरेपिस्ट, दैट्स ऑल। लेकिन अब ये भी बात आप ऐड कर दें सलमान भाई कि 40 लेने के लिए आपको करना क्या क्या पड़ता है। हाँ, नंबर एक। नंबर दो, फिर टैक्स कितना कट रहा है। ठीक है ना, दोनों टैक्स जगहों पे कितना ये है, भी। मलका हाँ कितना लेती है आपका टैक्स? सर जी, ये तो टैक्स तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये $8,000 की जो सैलरी है, वो टेक होम जो है $5,500 लेके जा रहा है सिर्फ। जो आठ मंथली हजार $8,000 जिसकी सैलरी है, वो 5,500 लेके जा रहा है घर। ठीक है ना। 5500 तो और सर, अच्छा मेरा जी ख्याल है अभी इफेक्टिव हम टैक्स टैक्स रेट जो है वो दोनों कंट्रीज का सिमिलर ही है, कनाडा का और यूके का। थोड़ा चलो बहुत अभी फर्क होगा हम मेरा जो ख्याल, है अराउंड 35% होता है यूजुअली।
35 नहीं 20% होता है यार, 8,000। सर वो साथ में एनआई भी डाल देते हैं फिर यार अगर देखो पाकिस्तान से। वो मिस इंटरप्रिटेशन है आपकी सिस्टम की। एनआई इज फॉर योर हेल्थ, ठीक है। ये जो अगर आप एक छोटी सी अगर आपको सुई जो लगती है एनएचएस में, वो उसके पैसे हैं, डोंट कंफ्यूज एनआई। अगर आपका खुदा ना खास्ता अगर उसने आपको कट लगाया और अंदर अगर आपका ट्यूमर पड़ा हुआ है, तो उस एक प्रोसीजर से लेके टिल द एंड, जो कि सब कुछ फ्री काफी है। एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। ये तो इमरान खान की आप दुहाई दें, मतलब उसको दुआएं दें कि ये हेल्थ सिस्टम के बारे में किसी ने सोचा है। तो वो जो है इतना ज्यादा कवर करती है। एनआई इज फॉर दैट, एनआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर टैक्सेशन सिस्टम। एनआई इज लाइक Yeah. गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग एंड स्पेंडिंग ऑन यू। और जब आप रिटायर हो जाते हो या बाबे हो जाते हो, तो जो आपकी लुक आफ्टर करता है वो सारा एनआई करता है। बिल्कुल जी, वेलफेयर स्टेट है तो इस वेलफेयर स्टेट। अच्छा ये देखें जी, ये मैंने 8,000 का बताया, तो 8,000 की जो सैलरी है वो 5,800 कट के आ रही है बंदे को नहीं, टेक होम जो। $8,000 अगर उसको $8,000 पर मंथ आप कह रहे हो। जी जी, पर मंथ कर रहा हूँ तो 5,800 आ ये रहा है अभी उसका। हम आपको आपको हम अपना भी बता देते हैं। आठ हाँ, हजार आठ एट 1,000 पाउंड पे करके देखें पर मंथ आपको कितने था रही। ये है जी। अगर साल की अगर आप लगाएं तो ये बनता है 96,000। मैं 96 का मैं भी कर लेता हूँ, तो 96,000। ये जो है हमारे पास जो टेक होम जो है मंथली जो है टेक होम, वो 5,360। आपका कितना था? 5,800। 360। यहाँ ज्यादा दे रहे हैं हाँ ज्यादा दे रहे हैं हमारा। अच्छा जी। अच्छा जी, टैक्सेशन। नेक्स्ट। जो जी, रिमोट एरियाज है उनमें कम है। हर सूबे की डिफरेंट है, सही कह रहे हैं हमारे। ये मैंने ओंटारियो को लगाया है, जिस सूबे में मैं रह रहा हूँ। हमारा हर पूरे यूके का 25% है, 20%। 20%। अच्छा जी। अच्छा जी, 20 से शाह खालिद कहते हैं जी, वुड लाइक टू टेल मी रिगार्डिंग एचसीपीसी रजिस्ट्रेशन। आई हैव डीपीटी और पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल। आई अप्लाई एचसी। बिल्कुल जी, आप करें जी अप्लाई आज के सेशन के और बाद, ये एक फौरन क्वेश्चन करते मेरे हैं। ख्याल से हमने आमना खान का मिस कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि इफ वी आर स्टडिंग इन यूके और क्या मैं वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप कर सकती हूँ। हाँ, ये मैंने कर दिया क्वेश्चन। हाँ, ये इंटर्नशिप अगर आपने, वैसे आपको कोई भी इंटर्नशिप ऑफर नहीं करेगा यूके में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई भी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप नहीं ऑफर करता, क्योंकि हम इस प्रिविलेज पोजीशन पे है कि हमारे पास क्लिनिक्स हैं, वी कैन ऑफर यू। आप हमारे साथ इन कांटेक्ट रहें, हम आपको इंटर्नशिप ऑफर कर सकते ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ग्रेट इनिशिएटिव सर। सैयदा फिजा अब्बास का क्वेश्चन है कि प्लीज मेक एनी गाइडेंस ऑफिस हियर इन कराची हु कैन हेल्प इन पर्सन जॉब इन यूके। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ फिजा, ये हमने ऑफिसेज अभी हम वर्चुअली कर रहे हैं, ठीक है ना। ये अभी टोरंटो में और यूके में और सऊदीया में और पाकिस्तान में। लेकिन ये है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह, जैसे आपने कहा है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, आपने उमर भाई से रब्ता करना है यूके के हवाले से, जो भी है आप हमसे रब्ता करें, हम आपको दे देंगे नंबर। और वो भी उमर भाई का नंबर हम इनसे कंसल्ट लेते हैं, अगर ये ऑफर करेंगे तो हम अभी स्क्रीन पे भी इनका नंबर लगा हैं। देंगे। दूसरा मैं इसमें ऐड कर दूं फिजा, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग इज आउट देयर। ठीक है, यूके में जॉब के लिए एनएचएस वेबसाइट पे जाएं, जो जॉब आपने अप्लाई करनी है उसकी पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखें। फॉर एनी रीजन, फॉर एनी रीजन अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर पेड सर्विसेज, विल बी हाईली हाईली ऑब्लाइज टू ऑफर यू। और जो भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता है वो चैरिटी वर्क के लिए इस्तेमाल होता है। तो फील फ्री, आप जिस मर्जी के लिए कांटेक्ट करना चाहती हैं। अच्छा, इसके बाद जी जुनेद साहब का सलाम आया, सलाम टू ऑल गाइस, योर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जी, माशाल्लाह। परिवाश अरमिगान, सॉरी अबाउट आस्किंग अगेन। एक सेगमेंट में जी इनका 6 आया हुआ है, तो एचसीपीसी हो सकता है? मेरा ख्याल है नहीं हो सकता, सवाल जो नहीं हम नहीं, पहले सिक्स पूछ सकते सिक्स नथिंग लेस देन 6.5। हैं। हाँ, आपने क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट भी दी है। अच्छा जी। अच्छा,
Sabah Nawaz sir, please answer my other questions too, especially about UK IELTS after IELTS academic for HCPC, as HCPC not accept UKV. UKVI sir. UKVI IELTS, that's why again UKVI IELTS have to do. हाँ जी भाई, HCPC मानता है कि नहीं मानता है UKVI को? बिल्कुल मानता है सर UKVI को भी, और उसके बस UKVI आइल्ट्स में और जो सिंपल वाला आइल्ट्स में उसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें एक वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी कोड होता है, थोड़ी सी सेंटर की कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, तो अदरवाइज सिमिलर एग्ज़ाम होता है, आइडेंटिकल होता है और एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन UKVI की स्पेसिफिक बात यह है कि पहले वीज़ा के लिए ये लोग स्पेसिफिकली UKVI आइल्ट्स रिक्वायर करते थे, जो कि अब यूके वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन अब ये रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद अदनान हाशिम की तरफ से जी, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। नईम असलम का आया, थैंक्स फॉर क्लैरिफिकेशन। अच्छा जी, फिर थैंक्स एक और की तरफ से। अच्छा जी, हाँ सर जी, स्पेसिफिक अच्छा कार्डियोवास्कुलर का ये आपने जवाब दे दिया था कि हमें वहाँ पे उसमें ना आप लिंक उसका जो है ना वो दोबारा पेश कर दें, वो हम बहुत फेसबुक पेज है। और जिसने इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में हाउ टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म, उस पे भी आप लिंक वहाँ पे भेजें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और उधर ही सारी डिटेल्स भी हैं, हमारी ईमेल एड्रेसेस भी हैं, तो वो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं इफ समवन वांट्स टू। ये मैंने स्क्रीन पे लगा दिए जी, यूट्यूब चैनल की डिटेल आ गई। इसको हम लिंक को अपने फेसबुक पेज के ऊपर भी शेयर कर देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। अब भी हमारे पास क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं नाजरीन को कि नेक्स्ट वीक हमारा आ रहा है सेशन कैनेडियन फिजियोथेरेपी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के लिए। उससे पहले अगर आप सुनना चाह रहे हैं यूके के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, तो इस वेबिनार को देखें। हमारे फेसबुक पेज पे पड़ा है, यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है, और कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के लिए इसको हम ज्वाइन करें। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि आने वाले कुछ दिनों में आ रहा है कि अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स ऑन यूएसए एवेल्युएशन प्रोसेस, और अमेरिका के लिए जो डेफिशिएंसीज लगती हैं वो, और उन डेफिशिएंसीज का सलूशन क्या है, और ग्रेजुएट्स को क्या। हाँ, ये अगर मैं आपको एक मशवरा दूं तो एक ये यूके के लिए भी आप करना, डेफिशिएंसीज के हवाले से वो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसीज हैं वैसे, ताकि जो आगाह हो जाए पे जो हमारा कैंडिडेट है उधर पाकिस्तान में ही, कि ये मेंटली प्रिपेयर जिसे कहते हैं ना। हाँ जी, बिल्कुल। और उसको कंप्लीट किस तरह करना है, उसके लिए डेफिशिएंसी कोर्सेज जो हैं वो भी कराए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो है यूके की डेफिशिएंसी कोर्सेज ऑफर करते हैं। अगर कोई यहाँ पे मौजूद है तो उसको क्लिनिकली आके उसको कॉम्पिटेंट करके उसको सर्टिफाई कर देते हैं, और अगर कोई अब्रॉड है तो जैसे वर्चुअली आप जो हो कोर्सेज ऑफर करते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये चीज़ देखें आज वेबिनार से हमें पता लग गई है। और जिन्होंने अमेरिका के हवाले से कंडक्ट करना है, वो भी 3 या 4 एपिसोड्स की ये सेशन होगा पूरा। तो उसमें भी, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक 52 स्टेट्स हैं और बहुत बड़ी मार्केट है, कनाडा और यूके ऑस्ट्रेलिया सब मिलके भी अमेरिका की मार्केट के बराबर नहीं, तो इसलिए वहाँ पे एवेल्युएशन एजेंसीज भी 4 हैं, और चारों की डेफिशिएंसीज भी मुख्तलिफ हैं। और उनसे भी एक्सपर्ट से यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान में बैठ के कर लिया जाए तो वो सबसे बेहतर है, क्योंकि बाद में जितना आप बाद में आके करते हैं उतना टाइम वेस्टेज भी ज़्यादा होता है, आपको कमाई की भी टेंशन हो रही होती है, आपके पाउंड्स खर्च हो रहे होते हैं, डॉलर्स खर्च हो रहे होते हैं, और आपकी अर्निंग पे इफेक्ट हो रहा होता है। ले जी, आज की तरफ से क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। 2 मिनट, 2 नए क्वेश्चंस आए हैं, उनको देख लेते हैं। Salam, I have question regarding MSc physiotherapy. Sir, clear that what would be the best course pursue in UK, MSc advanced physiotherapy or MSc musculoskeletal? ये बता दीजिए। इसमें देखो कोर्स, अब ये बहुत ज्यादा जो है ना कॉमन क्वेश्चन है कि जी कौन सा कोर्स किया जाए। मैं इसमें बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देता हूँ। वो जो भी कोर्स में आपको दाखिला मिलता है सारे कोर्स बराबर है, यूके की तमाम यूनिवर्सिटीज बराबर हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं।
जिसने एडवांस फिजियोथेरेपी का अपने उसके साथ टाइटल एमएससी में लगाया हुआ है, वो कोर्स आंखें बंद करके कर रहे हैं। सारे कोर्सों की किसी के कोई कोर्स किसी के ऊपर जो कहते हैं ना फजीलत नहीं रखता, हर कोर्स बराबर है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कोर्स पिक करने के लिए 3 मोटी चीजें, आपने किस एरिया में रहना है, नॉर्थ में रहना है, साउथ में रहना है, आपके पास पैसे कितने हैं, कम पैसे हैं, ज्यादा पैसे हैं, आपके रिश्तेदार फैमिली सपोर्ट किस जगह पे है, ये 3 चीजें आपने देखनी है। अगर आप कहते हैं कि जी मैं जो हूँ साउथ में रहना चाहता हूँ, तो आप साउथ की यूनिवर्सिटी के देखें, साउथ में यूनिवर्सिटियों के पैसे ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज आर स्लाइटली चार्जिंग मोर। अगर आप कहते हैं कि जी एमएससी डिग्री करके मुझे मेरी जॉब में क्या फायदा होगा, ये सवाल तो हमने एड्रेस ही नहीं किया। यूके में जॉब करने के लिए एमएससी की जरूरत नहीं है। आप जो हो बीएससी 3 साल, 4 साल, 5 साल सब पे जॉब कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर क्लिनिकली कॉम्पिटेंट। वी प्रिफर पीपल टू हैव एमएससी, जो यहाँ पे एमएससी स्टूडेंट रूट पे आ गए, दैट्स गुड। लेकिन आपको डिसअपॉइंटेड या दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। आप जो हो अपनी 3 साल, 4 साल और 5 साल डिग्री के भी यूके में जॉब कर सकते हो, हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो 3 चीजें याद रखें, किस इलाके में करनी है, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ में यूनिवर्सिटी सस्ती हैं, साउथ में यूनिवर्सिटीज महंगी हैं। नॉर्थ में जो है लिविंग एक्सपेंसेस कम है, साउथ में 400-600 पाउंड का एक कमरा आता है, नॉर्थ में 600 पाउंड का 2 बेडरूम हाउस आ जाता है रेंट पे। ठीक है, खाना पीना पूरे यूके में सेम है, कोई उसमें फर्क नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है इक्वली नॉर्थ में और साउथ में इक्वल है, कोई उसमें थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, लेकिन उसको मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि रिस्क आपका अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें मेरा ज़िम्नन क्वेश्चन ये है कि ठीक है, बीएससी वाला फ्रेश ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल है वर्क करने के लिए, लेकिन जिसने एमएससी की है, एक तो उसने लोकल इंग्लिश कल्चर के अंदर एजुकेशन भी ले ली, और जाहिर बात है जब डिग्री कर रहा होता है तो उसका क्लिनिकल एक्सपोजर भी लोकल होता है। तो क्या आपकी तरफ से जिस तरह प्रेफरेंस है उस तरह कैंडिडेट के अंदर भी कॉन्फिडेंस लेवल तो इंक्रीज होता होगा? नहीं, देखो सलमान, ये जो है ना एक एग्जम्पशन, अमूमी राय पाई जाती है कि जी आपने एमएससी कर ली, यकीन जानो एमएससी करके हमारे स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं आता। हम जो है एमएससी करने की बाद की प्रोडक्ट्स देख रहे हैं एज एन एम्प्लॉयर। ठीक है, वो उतने ही वेले होते हैं जितने उसमें जाने से पहले होते हैं। होता ये है कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ जाती है, वो तो आप यहाँ पे पिज्जा शॉप की मैं ज्यादा आ जाएगी क्योंकि आपका इंटरेक्शन ज्यादा है। पिज्जा शॉप में आपको ज्यादा आ जाएगी, आपको पता होगा कि जी चीज मोज़रेला डालनी है या मार्जरीला डालनी। क्या आप दिल की बातें करते हैं सलमान साहब। सर इसमें एक मेरा तो ख्याल है बहुत बड़ा फैक्टर, ऑन अ सीरियस नोट एमएससी करने का एक रूट है टू गेट एंट्री इनटू, इज नॉट अ कैपेसिटी। और हमारे जो हैं, हमने जो बच्चे देखे हैं वो एमएससी करने के बाद भी उतने ही आलिम फाजिल हैं जितने उससे पहले थे। तो जस्ट स्पेंडिंग सम मनी, वो 15-20 हजार पाउंड अगर आप मुझे दे दें तो मैं आपको वैसे ही जॉब दे दूंगा, और बताएं। हमारी चैरिटी रन हो जाएगी उससे, और अल्लाह ताला आपने वो बात की, दीन और दुनिया दे देगा। हाथी के पाँव में सबका पाँव, बात ही खत्म कर दिया। अच्छा जी, ये आया जी कैनेडियन पीआर सिस्टम जो है वो इजी है कि यूके का है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है भाई, ये आप हमें इनबॉक्स करना व्हाट्सएप पे, फिर मैं ये आपको बताऊंगा। मैं यूके का मैं बता देता हूँ पीआर हाँ, सिस्टम। यूके का पीआर सिस्टम बड़ा ही आसान है। मुख्तसरन 3 साल का आपको वर्क परमिट हम देंगे, जो कि आप हाई कमीशन जो है गंगा राम से लगवाएंगे जाके। उसके बाद आपने एक फ्लाइट लेनी है सीधा मैनचेस्टर या लाहौर। उसके बाद 3 साल आपने आके यहाँ पे नौकरी करनी है। उसके बाद 2 साल का हम आपको रिन्यूअल वर्क परमिट देंगे। 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि इनडेफिनेट लीव टू रिमेन, जिसे हम पीआर कहते हैं, आपको मिल जाएगी। 5 साल के बाद पीआर के बाद आप जो मर्जी करें, आपको जो है कोई बंदिश नहीं है, आप जिस मर्जी के पास एम्प्लॉयमेंट करें। उमर भाई ये जरा रिपीट, छठे साल आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, क्योंकि वर्क परमिट किया। ये रिपीट करिएगा, 3 साल का आप वर्क परमिट देंगे, उसके बाद क्या होगा? नहीं, कोई भी जो भी एम्प्लॉयर जो भी होगा, जो भी एम्प्लॉयर जो होता है वो 3 साल का आपको वर्क परमिट देगा, जो आपने लाहौर में गंगा राम हॉस्पिटल के सामने
एक पुरानी सी मैनचेस्टर चले बिल्डिंग है, जाना वहां उसके से बाद। लगवा, वहां से लगवा लिया। उसके बाद आपने फ्लाइट लेके यूके पहुंचना है, ठीक है, और उसके बाद आपने रिपोर्ट करना है अपने एम्प्लॉयर को। फॉर एग्जांपल हम है, उसके बाद आपको एक पिंक कलर का कार्ड मिलेगा, वो आपको 3 साल वर्क अलाउ करेगा फॉर द सेम एम्प्लॉयर। और उसके अलावा अगर आपको कहीं और जॉब करनी है तो वो भी आप छोटे मोटे आवर्स कर सकते हैं। 3 साल गुजरने से पहले, वो कंप्लीट होने से पहले, एम्प्लॉयर आपको 2 साल का एक्सटेंशन देगा। 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप जो है 1 साल की इनडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे, जिसका मतलब ये होता है कि आप वीजों की बंदिश से आजाद हो गए हैं। जैसे सऊदीया में आजाद वीजा होता है हाँ, ना, आजाद वो हो। आजाद वीजा आपको मिल जाएगा। फिर जो है हकीकी आजाद वीजा। आजाद वीजे के बाद जो है छठे साल आपने एप्लीकेशन डालनी है कि जी क्योंकि मैं इतने 6 साल गाले ने तो मैंने हुन मलका दा ओथ लेना है, तो फिर ओथ मलका लेना। आपको 6 साल बाद जो है पासपोर्ट इशू कर देगी। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। चले जी। अच्छा, हुजैफा का क्वेश्चन है कि ये कह रहे हैं कि मैं मास्टर्स में आऊं अगर यूके और एचसीपीसी ना करवाऊं और एज अ पीटीए काम करता रहूं, क्योंकि पीटीए के लिए एचसीपीसी रिक्वायर्ड नहीं है, पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखें पीटीए जैसे एम्प्लॉयर जो है ना, एम्प्लॉयर कहेगा कि जी मैंने पीटीए की जॉब एडवर्टाइज की है, तो मैं वही बंदा सेलेक्ट करूंगा जो कि उसके काबिल होगा। अगर आप अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं जिसमें आपने फिजियोथेरेपी की पूरी डिग्री की हुई है और आप उसमें लिखते हैं कि जी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, तो एम्प्लॉयर कहेगा कि जी जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिली आपने तो मुझे छोड़ के चले जाना है, तो वाई शुड आई स्पेंड माई मनी। क्योंकि आपको वीजा और उसके करने के लिए अच्छे खासे आपके प्रोसेसिंग में पैसे लगते हैं। तो एम्प्लॉयर आपको सिंपल एक स्टेटमेंट देगा, यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, ठीक है। और पीटीए की जॉब्स जो हैं वो वैसे ही बड़ी कम होती हैं और उसमें प्रेफर किया जाता है लोकल स्टूडेंट। हसान जफर का क्वेश्चन है जी कि while doing MSc in UK, how much we can earn in other ordinary jobs during study time period, and what are job 20 आवर्स opportunities? आप जो है जॉब कर सकते हैं। 9 से 10 पाउंड पर आवर जो है आपकी सैलरी होती है। तो 10 200 से 250 पाउंड महीने का आप कमा सकते, महीने का नहीं, वीक का। 200 से 250 पाउंड वीक का आप कमा सकते हैं। उसको आप 4 से जरब दे दें, 800 से 900 पाउंड। क्यों अजबर, बात ठीक है? जी सर, ऑलमोस्ट 8.91 जो है वो मिनिमम वेज है। तो यूजुअली मिनिमम वेज पे मिलती है, तो मैं कहूँगा थोड़ी सी लोअर रेंज 600 टू 800 के दरम्यान। 600 से 800 चलें, कर लें, 600 से 800 कर लें आप। इजीली जो है मंथ, इजीली तो नहीं लेकिन इजीली मैं यही कहूंगा, क्योंकि जी आजकल इजीली बहुत सर, जॉब्स हैं, बहुत जॉब्स इजीली हैं। आप अपना खर्चा जो है वो निकाल सकते हैं इन पैसों हाँ, में। ये एक अलग मिसकंसेप्शन था, हमें भी सुनने में मिला कि जी जिससे भी पूछें वो कहता है कि जी यूके में जॉब्स ही नहीं है। यूके में इतनी जॉब्स हैं, जॉब करने वाला कोई नहीं। जॉब करने वाला कोई नहीं, बिल्कुल सर ऐसे ही। बिल्कुल। अच्छा, इनके सवाल का दूसरा पार्ट है, व्हाट आर जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर फॉर स्टूडेंट? अन्य वाह है भाई, जॉब अपॉर्चुनिटीज इस टाइम कनाडा में भी अखिल देख रहे एनएचएस हैं। जॉब्स में आप जाएं, एनएचएस जॉब में नहीं नहीं, सर्च ये ये कैटेगरी ये होती है। ये ड्यूरिंग स्टडी ऑड टाइम जॉब्स की बात ऑर्डिनरी कर रहे जॉब्स का पूछ रहे हैं। बहुत जॉब्स हैं भाई, बहुत जॉब। मतलब मैं हमेशा हर किसी को यही कहता हूँ कि यार रिस्क आपका लिखा है, ये सवाल आपका करना बनता ही नहीं है। जो खालिक मालिक आपको यहाँ पे लेके आएगा वो आपको जरूर पिज्जा खिलाएगा। बिल्कुल। चलें जी, क्वेश्चंस एंड हो गए हैं, तो इसके बाद हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उमर भाई आपका, आपने अपने कीमती टाइम के अंदर से संडे के दिन सुबह 9 बजे टाइम निकाला कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी को पे बैक करने के लिए। तो आप भी कुछ कहना चाहें तो प्लीज। नहीं, मैं यही कहूंगा कि बहुत बहुत इनिशिएटिव्स हैं हमारी तरफ से अपने लोगों को हेल्प आउट करने के लिए। आप जब यहाँ पे बाहर आके देखते हैं, आप देखते हैं एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी के साथ नेक्सस किस तरह होता है। जैसे अगर एक कोई पंजाब से आता है तो फिर आगे दर्जन लोग पंजाब से फॉलो करते हैं, गुजरात से, इधर उधर से, हैदराबाद से, और श्रीलंका, बांग्लादेश। हमारा हसीन इत्तेफाक ये है, मैं यही कहूंगा कि हमारी यहाँ तो कोई कमी बेशी रह गई एज ए नेशन बनने की कि वी डोंट सपोर्ट ईच अदर। अगर हम किसी को सपोर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, द पर्सन विल आस्क के जी मैं तो जो हूँ पता नहीं लुट चला, या तो पीपल विल मेक वेरी वेरी रेयर और स्ट्रेंज कमेंट्स के जी हमने जो है
पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ काम नहीं करना, पाकिस्तानियों के साथ मिलना नहीं है, इंटरेक्शन नहीं करना, बल्कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप यूके में 4 साल रह लें, 10 साल रह लें, आप हंस की चाल जितनी मर्जी चल लें, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज अ नेचुरल डिफरेंस बिटवीन यू एंड द लोकल हैबिटेंट्स। जो मर्जी कर लो, आप मुदीर नहीं बन सकते, आप अफसर नहीं बन सकते। यू नो टू अंडरस्टैंड योर रूट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने ही लोगों को काटते रहोगे या उनको हेल्प आउट नहीं करोगे, यू कांट ग्रो इनफ। आप यहाँ पे नेक्सस देखो, एक अगर फॉर एग्जांपल विच इज अ गुड थिंग, इंडिया से बंदा आता है, दे प्रमोट, हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने छोटे क्लिनिक से शुरू किया था, अब दे हैव अ वाइड फुटप्रिंट इन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, और उनका सारा एम्प्लॉइज जो है वो इंडिया से आता है, और वो बच्चे वहां पे आके बड़े ग्रेटफुल, थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड के साथ आपको ऑनर करते हैं। हमारे साथ मसला ये है कि हमारा अनफॉर्चुनेटली बंदा आके कहता है कि जी मैं ते अफसर ही बड़ा, ते मुझे तो जो है सीधा जेड़ा हैगी वड्डी कुर्सी उत्थे जाके बिठाओ, और काम करने का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता, एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता। तो मैं सिंपली टू समराइज यही कहूंगा कि लुक आउट फॉर ईच अदर। अल्लाह ताला ने अगर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, यहाँ पे पहुंचाया है, तो उससे अगर किसी का भला हो जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर किसी को कोई भी गाइडेंस की जरूरत है वर्क परमिट के हिसाब से, एज ए सेट एडवांस फिजियोथेरेपी आप सर्च कर लें, जेन्युइन एम्प्लॉयर है, कोई शेबी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई कैशबैक स्कीम हमारी नहीं चल रही, बिल्कुल जेन्युइन एम्प्लॉयमेंट है। हम आपको ट्रेन करेंगे, ओपनली ट्रेन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, और अगर आपका रिस्क हमारे वसीले, हमारे थ्रू लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम उसमें आपको हेल्प करें। और अगेन सलमान, मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा, इतना एफर्ट आप कर रहे हो, आपको अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल करे। और असबर आपको भी बहुत खराज तहसीन के आप भी इस कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, यकजा करने के लिए जो है अपना टाइम, वक्त, सब कुछ लगा रहे हो। मे गॉड एक्सेप्ट फ्रॉम अस। असबर, आप कहें आज के सेशन के बारे में कुछ कहना चाहें? सर, आज के सेशन के बारे में जो बॉटम लाइन है वो मेरी ये है लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जो लोग यूके में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो वो ये है कि मल्टीपल रूट्स हैं यहाँ पे आने के लिए। एक हमने आज रूट जो है एक्सप्लोर किया है, दूसरा रूट हमने पहले एक्सप्लोर किया था, एजुकेशनल रूट। तो उसमें यह है कि अगर आपका प्लान है और वाकई ही आप लॉन्ग टर्म एक अपॉर्चुनिटी परस्यू करना चाहते हैं, तो स्लोली जो है नॉलेज गैदर करना शुरू करें, अपनी ऑप्शंस को वे करना शुरू करें। और उस हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगा कि सर सलमान के साथ इन कांटेक्ट में रहें। और अ, हम जो हैं, मेरे से भी आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। हम जितना भी हो सकता है आपको अच्छे तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे, एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल। जवेरिया, आप व्हाट्सएप पे असबर के साथ रब्ता कर लीजिएगा या मेरे साथ कर लीजिएगा, फिर इसको डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। आपका क्वेश्चन लेट है। चलें जी, बहुत शुक्रिया उमर भाई, बहुत शुक्रिया असबर। हम ख़त्म करते हैं इसको इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट, जैसे कि उमर भाई ने भी अभी एक चीज़ बताई, डेफिशिएंसीज के हवाले से एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें HCPC की डेफिशिएंसीज होती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ नाजरीन। उमर भाई, ओके जी, ओके जी, अल्लाह बारक अल्लाह हाफिज़। फी। अल्लाह हाफ़िज़।